नमस्कार, दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर वर्तमान में परिचर्चा गुट निरपेक्षता के संदर्भ में चल रही है, और उस क्रम में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन पर परिचर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि गुट निरपेक्षता भारत की विदेश नीति के एक सिद्धांत के रूप में हमने स्वीकार किया था, और मूलतः विदेश नीति के सिद्धांत को हमने इसलिए अपनाया था क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड नाम से यूएस और यूएसएसआर के नेतृत्व में दो गुट वो बने हुए थे, और सामान्य तौर से ये प्रयास हो रहा था इन दोनों गुटों द्वारा कि विश्व के 9 स्वतंत्र देशों को अपने प्रभाव में लिया जाए। और हमने ये देखा था कि भारत अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को बनाना चाहता था। भारत एक सैन्यवाद से अपने आप को दूर रखना चाहता था, जो कि सैद्धांतिक रूप से हम अपनाते आए थे। विश्व के संदर्भ में ये जो हमारी विचारधारा थी वो प्राचीन काल से ही थी। तो जाहिर सी बात थी कि हम अपने आप को सैन्यवाद से स्वतंत्रता के बाद अलग रखना चाहते थे, अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ना चाहते थे, और एक शांतिपूर्ण, समतापूर्ण, न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना चाहते थे। और इसलिए हमने इन गुटों से दूरी बनाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण और जो व्यवहारिक पक्ष था कि हम किसी सैन्यवाद के या इस तरह के प्रतिद्वंदिता में फंसकर अपना फोकस चेंज नहीं करना चाहता था। जो हमारा संकेंद्रण था वो हम अपने आप को उससे डेविएट नहीं करना चाहते थे, विचलित नहीं होना चाहते थे, और इसलिए हमने क्या किया, दूरी बनाकर रखा इस दोनों गुटों से, और अपना पूरा फोकस भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में, भारत में किस तरह से नए रोजगार अवसर आए, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं दूर हो सके, इस संदर्भ में हमने अपने आप को समर्पित करना उचित समझा। और धीमे धीमे जब 1954 में पंचशील सिद्धांत आया और गुट निरपेक्षता की नीति और पंचशील सिद्धांतों को एक साथ रखकर देखा जाने लगा, तो इस विचार का प्रभाव नव स्वतंत्र देशों पर व्यापक रूप से पड़ा, और फाइनली हमने देखा कि एक गुट निरपेक्ष आंदोलन ये क्या हुआ है, ये हम आरंभ हुआ विश्व के संदर्भ में। और इसमें एक तो बांडुक सम्मेलन, जो हमने आपको बताया था कि बांडुक सम्मेलन का महत्व इसलिए है क्योंकि अजरबैजान में जब 18वीं समिट हुई तो उसमें ये मूल बात थी कि समकालीन विश्व चुनौतियों से लड़ने के लिए बांडुक सम्मेलन के जो सिद्धांत थे उनको कायम रखना ये महत्वपूर्ण, ये थीम के रूप में वहां था, इसी को महत्वपूर्ण माना गया था। तो कुल मिलाकर बांडुक सम्मेलन और उसके बाद इसी बांडुक सम्मेलन के आधार पर एक आंदोलन के रूप में गुट निरपेक्षता को आरंभ किया गया, और एक समूह बनाया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से। शुरुआत में 5 देशों ने इसे इनिशिएट किया था, और 25 देश कुल उस मीटिंग में, बेलग्रेड सम्मेलन में 1961 में शामिल हुए थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जो जनक किसे कहा जाना चाहिए, तो जनक के रूप में यही 5 देश थे, जिसमें इंडोनेशिया, जिसमें घाना, जिसमें मिस्र, जिसमें भारत। तो ये जो है शामिल देशों में थे, और इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, एक समूह का निर्माण करवाया था। और धीमे धीमे इसकी अपनी जो सिद्धांत थे वो सिद्धांतों को इतना लोगों ने पसंद किया, लोग से यहाँ अर्थ देश से है, देशों ने इसे पसंद किया, और अंततः गुट निरपेक्ष आंदोलन में लोग जुड़ते गए, और वही की कारवां जो है वो क्या हुआ, बड़ा होता चला गया, और आज 120 सदस्य इसमें मौजूद हैं। लेकिन जब हम लोग इसकी चुनौतियों के संदर्भ में परिचर्चा कर रहे थे, तो चुनौतियों के संदर्भ में परिचर्चा के दौरान मूल बात निकल के आई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या वर्तमान में प्रासंगिक रह गया। और ये बात इसलिए निकल के आई थी क्योंकि हमने देखा था कि दरअसल 2 गुटों से दूरी बनाए रखने के लिए चलाया गया यह गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ध्रुवीय विश्व में, जब यूएस की मोनोपोली वाला मामला है, हेजीमोनी वाला मामला है, जब वो स्थिति आई, और बाद में हम इसमें एक जो है परिवर्तन उस दिशा में देख रहे हैं जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने के संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो ऐसे में क्या ये अपना महत्व बनाए रख सकता है, ये प्रासंगिक है, इसकी कोई उपयोगिता है भी या नहीं है।
ये प्रश्न उठने लगा। और ये कई लोगों ने तो ये भी कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब एक अप्रासंगिक आंदोलन हो गया है। और आपसे प्रश्न इसी संदर्भ में क्या है पूछे जा सकते हैं, और आपसे सीधे सीधे यही पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अप्रासंगिक आंदोलन है। चर्चा कीजिए। अब यहां एक चीज तो ध्यान रखनी है, या ऐसे पूछ लिया जा रहा है कि वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, क्या आप सहमत हैं? अब ऐसे प्रश्न जब कभी पूछे जाएं तो कभी भी पहली लाइन नकारात्मकता में नहीं लिखनी है कि हाँ इसने तो अपनी प्रासंगिकता खो दी है। उसके बाद चाहे जितना अपने आप को जस्टिफाई करो नीचे कि नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन अगर पहली लाइन में कुछ इस तरह का भाव चला गया कि आपने कहीं सहमति जता दी है कि हाँ अप्रासंगिक हो गया, तो नंबर शून्य हो जाएंगे। अगर अप्रासंगिक हो गया होता तो 2016, 18 और 19 में इसकी मीटिंग ही नहीं होती। अप्रासंगिक हो गया होता तो भारतीय उपराष्ट्रपति हो या भारतीय प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व तो अपने हाथ में लेते ही नहीं, या कम से कम रिप्रेजेंटेशन के लिए जाते ही नहीं। ना ही 120 सदस्य आपस में मीटिंग करते किसी समय। तो अगर ये मीटिंग चल रही है, थीम सेट की जा रही है, उद्देश्य रखे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी कोई ना कोई उपयोगिता या इसकी प्रासंगिकता तो आज के समय में भी है। तो बस उसी प्रासंगिकता को हमें क्या कर लेना है, ढूंढ लेना है। तो आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि अप्रासंगिक हो गया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या वास्तव में ये एक अप्रासंगिक आंदोलन है। तो सबसे पहले देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो पहला मुद्दा है कि अप्रासंगिकता क्यों। तो इसका एक सिंपल सा कारण बताया जाता है, बहुत सामान्य सी बात बताई जाती है, और वो ये कहा जाता है कि जब सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का पतन हुआ, तो उसके बाद पूरी जो राजनीति थी विश्व की, उसमें दो गुटों की जगह अब क्या बचे, दो गुटों के स्थान पर एक ही शक्ति रह गई, एक महाशक्ति रह गई, और वो महाशक्ति थी यूएस। तो अब पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, और चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुटों से दूर रहने की नीति के लिए बनाया गया था, और गुट की राजनीति ही खत्म हो गई। तो अगर गुटी राजनीति का समापन हो गया है, तो उस दशा में किस तरह से अब इसकी प्रासंगिकता सिद्ध की जा सकती। तो गुटी राजनीति समाप्त हो गई, इसलिए आंदोलन भी क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया। ठीक। तो यह दावा किया जाता है कि इसकी अप्रासंगिकता हमें दिखाई दे रही है। अब मुद्दा यह है कि क्या हमें इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो देखिए यहां बात, आप जब किस तरह का कभी स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहली बात समझनी होगी, गुटनिरपेक्ष क्या एक संगठन है, कोई संगठन है। तो आप कहेंगे कि इसमें कहीं संस्था के बारे में बात नहीं है, इसके आगे जो टर्म लिखा गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने पढ़ा कि लिखा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आंदोलन है। और जब किसी शब्द में आंदोलन लिखा होता, मूवमेंट लिखा होता, तो मूवमेंट की दो तीन खूबियां होती हैं। मूवमेंट में सबसे पहली बात होती कि नेतृत्व का होना जरूरी होता है। भाई जैसे आपने पढ़ा ना असहयोग आंदोलन, तो आंदोलन क्या है, आंदोलन एक लीडरशिप के द्वारा किया जाता है। और लीडरशिप एक हो, दो हो, चार हो, लोग कितने हैं उससे महत्वपूर्ण नहीं है, लीडरशिप मौजूद होनी चाहिए। तो लीडरशिप होना चाहिए। दूसरा, कोई भी आंदोलन होगा तो वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, संगठित होगा, आपको प्लान पता होगा कि इसमें हमें क्या करना है। तो जैसे आपने पढ़ा करो या मरो, जो नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, तो आपको पता था कि भारत छोड़ो आंदोलन में दरअसल हमको क्या करना है कि आप पूरी तरह से एक रणनीति के तहत पूरे ब्रिटिश जो सत्ता है उसके खिलाफ करो या मरो के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए क्या कर देना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है।
यानी पूरा बहिष्कार कर देना। असहयोग में हमने पता था कि असहयोग किस स्तर पर और कैसे। सविनय अवज्ञा आंदोलन पृष्ठभूमि आपको पता थी। ये इसलिए बता रहा हूं कि इतिहास में इन सब चीजों को आपने पढ़ा है, तो आपको पता है कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जनता को बता दिया गया कि कैसे इस आंदोलन को आपको आगे बढ़ाना है। तो नमक के और जो है उठाकर हम लोग क्या करेंगे, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। तो अब ये बता दिया कि हमारे आंदोलन का तरीका क्या होगा। चौकीदार विरोध करेगा, ये विरोध करेगा, नाई धोबी विरोध करेंगे, कोई काम नहीं करेगा, वो सब के सब असहयोग करेंगे। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया कि कैसे इस आंदोलन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। तो आंदोलन में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि आंदोलन हमेशा संगठित होता है। किसी भी, यह हर आंदोलन के लिए है, इसी के लिए नहीं है, सामान्य फीचर होते हैं। नेतृत्व का होना, बिना नेतृत्व के अगर कहीं कोई इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं तो कहते हैं ये क्रांति है। क्रांति में पहले क्या हो जाता है, पहले मूवमेंट हो जाता है, पहले लोग क्या करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, पहले विद्रोह शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या शुरू होगा, उसके बाद शुरू होता है कि इसमें नेतृत्वकर्ता कौन होगा। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि पहले सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। नेता खुद ही नहीं पता कि हम ही को नेता बनाकर और हमें लीड करना इस क्रांति को, उसको बाद में पता चल रहा है। तो खैर वो मतलब अब इतना बुढ़ा तक इतना सोचा होगा बहादुर शाह जफर ने, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन सामान्य तौर पर हर जगह क्रांति जहां होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जनता पहले ही रेवोल्यूशन कर दी और बाद में क्या हो रहा है, उसमें नेतृत्व आएगा और लीड करना शुरू कर देगा। तो कहीं भी रेवोल्यूशन अचानक होने वाली घटना होती है, क्रांति हमेशा अचानक होती है और उसमें नेतृत्व बाद में होता है, वो संगठित नहीं हो सकता और ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। उसे कुछ भी घटना घटने लगेगी, अचानक ये लोग जो है महल की तरफ कूच कर गए या किसी नेता के घर की तरफ कूच कर, अचानक ही होने लगा, किसी ने कुछ शुरू कर दिया, कोई दूसरे तरह का आंदोलन शुरू कर दिया, तो उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। जबकि आप आंदोलनों के साथ क्या देखते हैं कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उद्देश्य के साथ आता है। तो कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करना आंदोलन का अपना जो महत्व है उसको एस्टैब्लिश करता है। अब असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, जब आप बात करते हैं कि क्या आंदोलन सफल रहा, तो आप देखते हैं कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में आंदोलन सफल नहीं रहा। तो इसलिए पूर्ण सफल आंदोलन नहीं, लेकिन हाँ, भारतीय इतिहास में आप बताते हैं कि इन आंदोलनों की वजह से क्या हुआ कि एक मूवमेंट को आगे दिशा मिली, जनता के मन में एक भय कम हुआ और विश्वास बढ़ा। तो आंदोलन का अपना महत्व तो निश्चित रूप से निकल गया था। लेकिन आप बताते हैं कि यह पूर्णतया सफल इसलिए नहीं रहा क्योंकि अपना जो उद्देश्य मूल था उसे यह पूरा नहीं कर पाया। तो मुद्दा यह है कि एक आंदोलन अगर उद्देश्यों को पूरा करेगा तभी वो कंप्लीट माना जाएगा, तभी वो सफल माना जाएगा। तो हमें देखना है कि दरअसल जो उद्देश्य थे, वो उद्देश्य इस आंदोलन के लिए जो सेट किए गए थे, उन उद्देश्यों को यह आंदोलन पूरा कर पाया या नहीं। तो आप पढ़ते हैं कि भाई आंदोलन निशस्त्रीकरण के लिए क्या कह रहा है, बात कर रहा था। आंदोलन एक समतापूर्ण न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना की बात कर रहा था। यह आंदोलन बात कर रहा था कि जो भी महाशक्तियां हैं, महाशक्तियों के प्रभाव से बचाया जा सके और संप्रभुताओं का सुरक्षा की जाए। तो आंदोलन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बनाए रखा जाए। तो क्या आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया? वो नव साम्राज्यवाद, कहा था ना कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करेगा। तो क्या आज साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद पूरी तरह से वैश्विक व्यवस्था से समाप्त हो गए हैं? और अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब इस उद्देश्य की प्राप्ति अभी बाकी है, और अगर बाकी है तो आंदोलन की प्रासंगिकता भी बनी रहेगी। हमें देखना होगा क्या निशस्त्रीकरण का उद्देश्य जो इसने रखा था, वो निशस्त्रीकरण का उद्देश्य आज अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर चुका। अगर नहीं किया है तो हमें देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरह से आगे बढ़ें।
क्या विकसित देशों का या महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त एक विश्व व्यवस्था का निर्माण, जो कि न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था हो, जो कि समानता आधारित विश्व व्यवस्था हो, ऐसी विश्व व्यवस्था को स्थापित करते हुए या ऐसी व्यवस्था को स्थापित होते हुए आप देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब आंदोलन अपना प्रासंगिकता बनाए हुए है। तो क्या आज यह भी देखना जरूरी है कि वास्तव में जो गुटी राजनीति थी, जो शीत युद्ध का मामला था, वो शीत युद्ध का मामला आज खत्म हो गया, या शीत युद्ध अभी भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है? किसी नए रूप में कोई शीत युद्ध के खतरे दिखाई दे रहे हों, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं? अगर है तो इसका मतलब आंदोलन प्रासंगिकता बनाए रखेगा। तो कुल मिलाकर हमें देखना है कि क्या वास्तविकता में वो उद्देश्य जिससे लेकर ये आंदोलन आगे बढ़ा था पूरे हुए। तो विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या आंदोलन के ये सभी लक्ष्य प्राप्त हो गए और क्या कोई नवीन ऐसी चुनौतियां हैं मौजूद या नहीं है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि प्रासंगिकता के आधार क्या है या प्रासंगिकता के पक्ष में क्या क्या हम तर्क दे सकते हैं। प्रासंगिकता के पक्ष में तर्क। तो तर्क क्या क्या निकल के आएंगे? पहला जो मुद्दा है, और यहां हमें सिर्फ यही सिद्ध करना है प्रासंगिक। अप्रासंगिक क्यों है ये तो लोगों ने बता ही दिया, तो हम सिद्ध करेंगे कैसे प्रासंगिक है। तो पहला मुद्दा है कि क्या शीत युद्ध जैसी कोई नई चीज है? तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं। और ये तो अब वही हमने आपको बताया था कि शुरुआती कुछ क्लासेस जो आपने देखी उसमें जो भी धुन बजाई गई थी ना, वो धुन अब पूरी फिल्म भर बजेगी। अब इन्हीं सब पे रोज चर्चा करनी है, उतनी बातें पूरे विश्व में, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। पूरा विश्व 4-6 चीजों पर ही घूम रहा है। और देखिए, इसीलिए हमने आपसे क्या कहा था कि सबसे आसान अगर कोई विषय होगा तो यही है। बस आपको क्या करना, कनेक्टिविटी बना लेनी है, और हम लोग बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और सीखते जाएंगे तो आपके लिए उत्तर लेखन भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपके लिए ये देखना कि कहाँ से चीजें आ रही हैं और कैसे प्रश्न बन रहे हैं, ये समझना आसान हो जाएगा। विषय समझ में आ गया, एक बार चीजें सही तरीके से समझ में आ गई तो बाकी चीजें तो अपने आप क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। और यही हमारा काम है कि आपके लिए चीजें क्या कर दूं, थोड़ा सा इजी बनाने में मदद कर दूं। अब देखिए, नवशीत युद्ध का खतरा क्या है? तो आपने पहली चीज तो देख ही ली थी कि एक तरफ तो यूएस अपनी हेजिमनी बना ही रहा है, और इस हेजिमनी को, इस प्रभुत्व को, और ये हर क्षेत्र में है, सांस्कृतिक भी है, आर्थिक भी है, और आपने क्या देख रहा है, और ये सैन्य भी है भाई, अपनी सैन्य क्षमता। और सोचिए कि हेजिमनी बनाने का तरीका खूब निराला निराला है इसका। आपको पता नहीं चला कि आप कब अमेरिकी विचारों के अधीन होते चले गए हैं। आप, हम सब, मतलब आपका मतलब ये नहीं कि आप हुए हम नहीं हुए, सभी लोग हो गए, पता ही नहीं चल पाया। और कैसे ये प्रभाव बना लेता है। अगर कभी डिस्कवरी चैनल देखते हो, डिस्कवरी साइंस वगैरह देखते हो, तो डिस्कवरी साइंस में आप देखिए, या डिस्कवरी चैनल्स पे भी आता है कई बार, आप देखते हैं कि अमेरिकी सेना के बारे में एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और उसने क्या आधुनिक वेपन बनाया है, इस वेपन के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, कितना डेडली वेपन है, कितना खतरनाक है, और उसके बारे में तमाम तरह की जानकारियां दी जा रही। अंधेरे में देखने वाला एक ऐसा हेलमेट बना लिया है जो सैनिक पहनेंगे तो उनको अंधेरे में भी चीजें दिख जाएंगी। एक ऐसा चश्मा बना लिया है जो ट्रेस कर लेगा चीजों को। अब ऐसी चीजें दिखा रहा है कि साइंटिफिकली देखो हम कहां पहुंच गए। अब इसको जो छोटे मोटे, मान लो रूस चीन देखेंगे तो थोड़ा एक बार के लिए कि अच्छा ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ये सोचेंगे। अब बेचारा कोई छोटा मोटा देश देख लेगा, जिसको अब बांग्लादेश देख रहा है कि अमेरिका वाले बना लिए, तो वो तो टीवी देख के घबरा जाएंगे कि मतलब अमेरिका से पंगा लेने लायक नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो वैसे ही डरे सहमे से हैं, और उसको अमेरिका ने किसी दिन बोल दिया कि भाई क्या है, संगठन में हमारे साथ हो, किसी और के साथ हो, तो डर के मारे बोल देंगे कि नहीं नहीं आप ही के साथ हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं। तो यूएस अपनी हेजिमनी सिर्फ टेलीविजन पे प्रसारण करके चीजों को बना दिया।
एड में दिखा दिखा के आपको सांस्कृतिक रूप से प्रभावित कर दिया। आप एड से ही आधी चीजें सीखी, आपको पता ही नहीं चल पाया है। तो ये घूमना है आपको शनिवार रविवार को ये एड से, और आप जितनी भी फिल्में जो आती थी यूएस से, हॉलीवुड से, उन्हीं में देख के जान पाए। पहले थोड़ी ना कॉन्सेप्ट इंडिया में, लेकिन उन्होंने सिखा दिया। 90 के बाद से, 90 के पहले लोग संडे को रामायण बैठ के देखते थे, पूरा घर बैठ के रामायण देखता था, और संडे की छुट्टी को पिताजी बड़ा एंजॉय करते थे। माताजी तो नहीं कर पाती थी क्योंकि माताजी का तो काम बढ़ना ही था, पिताजी खूब एंजॉय करते थे। देर से सो के उठे हैं, पकौड़ी चाय वाय खा रहे हैं, 10 बजे तक बढ़िया खाना बनवाया जा रहा है, और 2 लोगों को और बुलवा लिया घर पे कि आज खाना उनका यहीं होगा। आज संडे था, हमने सोचा यहीं खाएंगे पियेंगे। अब आजकल कोई घर पे खाना खाने के लिए बुलाना तो दूर की बात, आ गया कोई तो उसको पूछना नहीं खाने के बारे में। और उल्टे क्या करना है, शनिवार रविवार को मेट्रो सिटीज में खाना बनता ही नहीं है, और वो कहाँ जाते हैं, बाहर जाकर रेस्तोरां में खाना खाते हैं। कोविड की वजह से वो सारे घर क्या हैं, परेशान चल रहे हैं। कई लोगों ने मंजूर कर लिया कोविड हो जाए लेकिन पिज्जा नहीं जाना चाहिए। तो ये जो कल्चर पिज्जा और बर्गर का आया ना, वो दरअसल यूएस ने इम्पोज कर दिया, सिखा दिया दिखा दिखा के कि देखो ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए। लाइफ मतलब ये, और लोगों को पसंद भी आया कि लाइफ मतलब ये, तो बड़ा मजा आएगा, तो बना दिया। इनकी हेजेमोनी स्थापित हो गई, इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करा दिया। टेलीविजन के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से। बाकी प्रभाव तो आप छोड़ ही दीजिए, बाकी तो जहां ये फिजिकली प्रेजेंस रख रहे हैं सेना की, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये सांस्कृतिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस यूएस हेजेमोनी का आप रेंज समझिए कि लगभग पूरा विश्व इस समय यूएस पैटर्न पे ही काम कर रहा है। पूरा यूरोप, पूरा एशिया, सब यूएस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। कुछ मध्य एशियाई देशों को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तरह से यूएस का हेजेमोनी ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पे सांस्कृतिक रूप से भी है। और जहां नहीं है वहां पर ये सेना लेके पहुंच गए हैं, तो वहां सैन्य प्रभाव स्थापित हो गया। जो देश ऐसे नहीं मान रहे हैं उनको पैसे से सहायता, अनुदान वगैरह देकर ये क्या कर देते हैं, पैसे से सहायता देकर अपनी हेजेमनी बना लेते हैं। अब इस यूएस हेजेमनी को तोड़ने के लिए इसके पैरेलल में चाइना ने एफर्ट शुरू किया, और चाइना इकोनॉमिक सेक्टर में भी खड़ा हो गया, और साथ ही साथ अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। और इसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के क्रम में यह समझ लिया कि अकेले शायद सामना करना मुश्किल होगा, तो अपने सहयोगियों को बढ़ाया जाए। और सहयोगियों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसने बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म किया रूस के साथ। और चाइना और रसिया क्या हो गए, ये एक दूसरे के साथ मिल गए। तो एक तरफ यूएस हो गया, और दूसरी तरफ अब कौन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, चाइना प्लस रसिया। अगर आप संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन दरअसल सामरिक हितों के संदर्भ में भी बना हुआ है, और सामरिक हित में यूएस का एशिया पर प्रभाव ना होने पाए, इसके लिए इसका मेजर कंसर्न है। तो चाइना और रसिया आज यूएस के अगेंस्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और तो और ये ऐसा नहीं है कि तनाव सिर्फ इतना है कि ये आर्थिक क्षेत्र में चाइना प्रतिद्वंदी की तरह खड़ा हो रहा है और ट्रेड वार जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। समस्या ये है कि यहां पर अब नव शीत युद्ध यानी तनाव युद्ध का रूप ले सकता है, ऐसी स्थितियां भी आ गई। कहां कहां पर आप इस तरह की स्थिति देख रहे हैं। अगर आप अंतरराष्ट्रीय घटनाएं पढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में वेनेजुएला, यहां पर अगर आपने पढ़ा हो तो यहां ये साउथ अमेरिका में कंट्री है वेनेजुएला। यहां अगर आपने पढ़ा हो तो यहां स्थिति यह बन गई है कि एक तरफ चीन और रूस वेनेजुएला को सपोर्ट देने में लगे हुए हैं, इसकी घटना हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, वो वेनेजुएला पर अपना जो सैंक्शंस हैं, जो सैन्य प्रतिबंध हैं या सैन्य कार्रवाई के लिए जो तैयारियां हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध करने का काम चीन और रसिया कर रहे हैं। तो नतीजा यह है कि वेनेजुएला में जो आज की स्थिति है वो स्थिति इस प्रकार की है जिसमें युद्ध संभावनाएं बड़ी दिखाई देती हैं। दूसरा, ये ठीक बात है कि आज अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जाने की बात कर रहा है,
लेकिन अमेरिका के वापस जाने में हित कौन देख रहा है अपना? चीन और रूस देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो अमेरिका को रिप्लेस करके इस अफगानिस्तान के संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले ले। और अमेरिका का अपना कंसर्न ये है कि अगर यहां से वो हिले तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था करके हिले कि उसके हित एशिया में प्रभावित ना होने पाए। इसलिए वो भारत को चाहता है कि वो क्या करे, जहां अफगानिस्तानी राजनीति में प्रमुख भूमिका में आ जाए। तो अमेरिका इतनी आसानी से वो छोड़ेगा नहीं अफगानिस्तान। और यहां स्थितियां क्या हो गई हैं, यहां स्थितियां लमसम इसी तरह की हैं कि अगर तनाव बढ़ा तो ये तनाव अफगानिस्तान तालिबान और उसके अगेंस्ट में नहीं बढ़ेगा, अब की रूस और चीन भी क्या कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं। और एक जगह जहां तो युद्ध की स्थितियां बन ही चुकी थी लमसम, वो था सीरिया। सीरिया में तो आमने सामने आने की स्थिति आ गई थी अमेरिका और रूस की, कि दोनों जो है सेनाएं क्या हो जाएंगी, आमने सामने आ जाएंगी। तो ऐसा एरियाज डेवलप हो रहे हैं। और इसके अलावा अभी ताजा ताजा मामला कहां का है, साउथ चाइना सी का। और साउथ चाइना सी में ना केवल साउथ चाइना सी बल्कि ताइवान का मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यह संभव है कि चीन और अमेरिका क्या हो जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। ताइवान को सपोर्ट मिलिट्री कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है। और ताइवान को नियंत्रण में कौन लेने के चक्कर में है, चीन। तो यहां पर आपसी द्वंद्व की स्थितियां क्या हो जाती हैं, वो आपसी द्वंद्व की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। तो चुनौतियां कई जगह ऐसी हैं जहां आज, चूंकि आप जिस टेलीविजन चैनल्स को देखते हैं दरअसल उसमें रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से बाहर जाने की क्षमता है नहीं। तो आप, और अगर गए भी तो चीन के बारे में कोई बात होगी तो इतनी हाइपोथेटिकल मामला होता है कि एग्जैक्टली क्या चीजें चल रही हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होती। और वहां न्यूज तो सुनाई भी नहीं जाती है, आपको क्या बताया जाता है, आपको कहानियां बताई जाती हैं। और आपको ऐसा स्टोरी एकदम ड्रामेटिक तरीके से बताई जाती है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे दरअसल इंटरनेशनल लेवल पर हो क्या क्या रहा है। वो कहानी सुना रहा है, चीन को देगा मात, अमेरिका की तैयारी, क्या होगा आगे। अरे यार, ये सब थोड़ी चल रहा है, वहां समस्या अलग किस्म की, उसकी गंभीरता को समझो। और उस गंभीरता पे बेहतर अगर चाहते हो तो एक अच्छा डिस्कशन उसको प्रस्तुत करो। ये तुम्हारे ड्रामेटिक चीजों को देख कर रोमांच पैदा हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो नहीं प्राप्त होगा। अगर आपको सही मायने में, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सही मायने में अगर आप चीजों को सही तरीके से देखना, समझना और चर्चा देखना चाहते हैं तो आपको लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इनको देखना चाहिए। और इस पर आने वाली बहस जो है इनको सुनना चाहिए, चर्चाएं सुननी चाहिए। इससे आपको इंटरनेशनल लेवल पर, सोशल इश्यूज पर, पॉलिटिकल इश्यूज पर एक अच्छी स्वस्थ बहस सुनने को मिलेगी, ज्ञानवर्धन होगा। और आप एक अच्छा उत्तर लिखते समय आयाम कहां कहां से मिल सकता है वो आप पकड़ पाएंगे। अगर आप सुनना ही चाहते हैं चैनल्स को तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो। बल्कि सुझाव तो यही कि आपको सुनना चाहिए। डे वन भी हमने कहा था और अब भी कह रहा हूं कि आपको सुनना चाहिए। एनीवे, तो ये सारे ऐसे मसले हैं जहां यूएस, चीन और रसिया एक दूसरे के सामने, चीन रसिया एक खेमे में और अमेरिका दूसरे खेमे में एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहा है। और एक इस स्थिति को अगर आप देख लें तो कुछ शीत युद्ध जैसा मामला है। वेनेजुएला में तो युद्ध की स्थितियां पैदा हो ही चुकी थी, साउथ चाइना सी में युद्ध की स्थितियां लगभग पैदा हो चुकी हैं, सीरिया में एक समय लगने लगा था युद्ध हो जाएगा। इसके अलावा ये अकेला नहीं है, इस बार नव शीत युद्ध में एक तीसरा मुद्दा भी आ गया। सन 2001 में जब हमला हुआ था ट्विन टावर पर, तो उसके बाद बुश का एक स्टेटमेंट आया था। 2002 में स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, मतलब घटना के 4-6 महीने बाद की बात है, तो 2002 आ चुका था। 2002 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि विश्व में एक्सेस ऑफ इविल है, एक्सेस ऑफ इविल है, बुरी शक्तियों का एक एक्सेस बना हुआ है, ओह इविल, सॉरी। और एक्सेस ऑफ इविल में जो 3 देश उन्होंने उस समय कहे थे, ये 2002 में, ठीक। तो एक बात समझ लीजिएगा, पहली चीज तो आपने देख ली ना कि ये समस्या तो है ही है। अब हम लोग दूसरे नंबर पे कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके। दूसरे नंबर पे हम इसे देख रहे हैं,
कि नव शीत युद्ध में एक नया मामला कहां से जुड़ रहा है। 2002 में बुश ने इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल की संज्ञा दी थी और यह कहा था कि ये वो देश हैं जो दरअसल छद्म युद्ध में लगे हुए हैं, विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा देकर विश्व को खतरे की ओर बढ़ाने का प्रयास करने वाले देश हैं। अतः इन देशों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई जरूरी है। और अभी 2017 में 17 या 18 की घटना होगी, 17 की जहां तक संभावना है, 17 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जब उन्होंने एक स्पीच दी थी तो उस स्पीच में एक एक्सिस ऑफ इवल की दोबारा से क्या की थी, चर्चा की थी। और इस बार जो एक्सिस ऑफ इवल की चर्चा हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने जिसको एक्सिस ऑफ इवल बताया, उसमें 3 देश थे। उसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया तो यथास्थिति इनकी बनी हुई थी, और तीसरा देश जो था, वो तीसरा देश शामिल था सीरिया। और अभी आप कुछ समय पहले से देख रहे हैं, सीरिया में लगातार संघर्ष चल रहा है, नाटो की सेनाएं वहां मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ तो हालात इस मुद्दे पर पहुंच गए कि वहां एक तरफ किम जोंग लाल बटन पे हाथ लगा के बैठे हुए हैं, मतलब जिससे न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप लगा के बैठे हुए हैं और वो बोले कि तुम्हारे वाले बटन से हमारा वाला बटन ज्यादा बड़ा है, यानी हम ज्यादा शक्तिशाली है। और दोनों ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए थे कि कई बार ऐसी स्थितियां इस प्रकार बन गई कि लग रहा है वॉर पहले यूएस और नॉर्थ कोरिया में ही ना हो जाए। यह अलग बात है कि फिर बीच में थोड़ा लगा ठंडा पड़ेगा मामला, फिर अभी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि फिर से मामला क्या हो जाए, वो गंभीर हो जाए। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान में आपने देखा ही था कि अगर आप 2020 के जनवरी की बात करें तो जनवरी 2020 में ईरान के साथ अमेरिका की स्थिति इस प्रकार की बन गई थी कि अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए थे और युद्ध जैसे हालात बन गए थे। उस समय जब हम लोग की क्लास चल रही थी तो कई बच्चे इस उम्मीद में रोज सवाल पूछते, सर विश्व युद्ध हो जाएगा कि नहीं होगा, और उनकी उम्मीद यह थी कि हम बोल दें कि हाँ हो जाएगा तो बस अरे वाह मजा आ जाएगा, आईपीएल जैसा रोमांच जो है उसमें देखने को मिलेगा। भैया विश्व युद्ध हो जाएगा तो वो संकट पड़ जाएगा, ना हो वही अच्छा है। इस मंशा से कभी हम लोग को सोचना ही नहीं चाहिए कि युद्ध हो, युद्ध ना हो, मानवता के लिए, हमारे आपके जीवन के लिए यही सबसे बेहतर विकल्प है। तो उत्साह होना एक अलग बात है कि भाई ठीक है, हम लोग भी देखना चाहते हैं कि युद्ध कैसा लगता है होने में, लेकिन इस तरह के भाव मन से जो है क्या हो जाना चाहिए, आप अब मैच्योर हैं तो खत्म कर देने चाहिए। तो इस तरह के भाव मन में ना लाएं, और कभी भी इस तरह के जो कुविचार अगर मन में आए तो तुरंत इसको दूर करने का प्रयास करें कि युद्ध जैसी चीजें विश्व में हो। ठीक तो हो ना, लेकिन परिस्थितियां तो बन गई। तो ये जो एक्सिस ऑफ इविल वर्सेस यूएस चल रहा है ना, ये भी नव शीत युद्ध से कम मामला नहीं है। तो हमने ये देखा था कि शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध में तब क्या जरूरत पड़ी थी, तब हमें यह आवश्यकता महसूस हुई थी कि हम शीत युद्ध के दौरान ये देख रहे थे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अपना महत्व बनाता हुआ दिखाई दे रहा था और इस सैन्यवाद से विश्व को बचाने का प्रयास कर रहा था, उसको सैन्यवाद से विश्व को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, इस तनावों को मिनिमाइज करने के लिए अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा था। तो आज नव शीत युद्ध के दौर में भी ये उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और नव शीत युद्ध में आज भूमिका महत्वपूर्ण है कि किसी तरह से सैन्य खतरे से, सैन्य संघर्ष से विश्व को सुरक्षित रखा जाए, और जो विश्व की समस्याएं हैं उनका हल शांतिपूर्ण तरीके से और मानव जीवन की रक्षा करते हुए, पृथ्वी की रक्षा करते हुए उसको संपन्न किया जाए। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि पहला ऐसा कारण यहां मौजूद है जिसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसा लगता है कि
आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि विश्व में नव शीत युद्ध के खतरे मौजूद हैं। अगला देखते हैं, नंबर 2, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। अब इस पे हम बोलते हैं कि भाई हमने आपसे बताया था नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद का खतरा है, और नव उपनिवेशवाद का खतरा। ठीक है, नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, इनका असर क्या है? देखिए, नव साम्राज्यवाद का अर्थ क्या हुआ? हमने आपको बताया था साम्राज्यवाद का अर्थ है कि राजनीतिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले अगर कोई देश किसी अन्य देश की, तब ये साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक, यानी राजनीतिक नियंत्रण हो जाए किसी देश का किसी अन्य देश पर। तो क्या नव साम्राज्यवाद के खतरे दिख रहे हैं? तो आपने कहा कि देखिए, लगातार यूएस की बात करिए या चीन की बात करिए, और दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अभी आप समझिएगा उपनिवेशवाद कैसे आएगा। साम्राज्यवाद का अगला चरण ही उपनिवेशवाद के रूप में दिखेगा। मानव अधिकार के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, और कई देशों में आतंकवाद के नाम पर अमेरिका ने क्या किया है? हस्तक्षेप किया है। और इस हस्तक्षेप के बाद सैन्य उपस्थिति बढ़ाई, और राजनीतिक सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गई? अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, दूसरी तरफ है चाइना। चाइना के साथ क्या मामला है? चाइना वर्तमान में एक प्रोजेक्ट चला रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, सैन्य की जहां तक उपस्थिति की बात है, भाई चीन सैन्य के विस्तारवाद की नीति उसको अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कर ही रहा है, लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसी को आप जानते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब चीन का पूरा भारत चीन संबंध पढ़ेंगे, वहां पर संक्षिप्त में समझिए। सिंपल मामला यह है कि इस प्रोजेक्ट में चीन क्या करेगा? निवेश करेगा, और उन देशों के साथ निवेश करेगा जहां उसके प्राचीन काल के सांस्कृतिक संबंध रहे प्राचीन काल से। तो निवेश करेगा, और निवेश कर कर अवसंरचना विकास करेगा और अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। तो ऊपर से देखने में तो ये सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन समस्या इस बात की यह है कि जब वो निवेश कर रहा है तो इस निवेश के बदले में अगर कोई रिटर्न नहीं दे पाता है, वापस नहीं कर पाता इस निवेश को, तो उस दशा में वहां पर नियंत्रण स्थापित करने का काम इसके द्वारा किए जाने लगा, नीति प्रभावित करने का काम इसके द्वारा किए जाने लगा है। जैसे मॉरिशस का मामला ले लीजिए। मॉरिशस की हालांकि नई गवर्नमेंट आई तो उसने थोड़ा सा इस बात का विरोध किया, लेकिन मॉरिशस का मामला गंभीर था। मॉरिशस के अलावा अगर हम दूसरी बात कर लें तो मॉरिशस के अलावा श्रीलंका की बात कर लीजिए। श्रीलंका में तो वर्तमान जो सरकार है राजपक्षे की, उसमें यह लगता है कि ये एक झुकाव चीन की तरफ उसका दिखाई दे रहा है। उसमें एक बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण यही है कि हम्बनतोता में निवेश और प्लस बेसिकली पूरे श्रीलंका में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है चीन के द्वारा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं आभार वाली भावना मन में है, कृतज्ञता मन में है, और उस कारण से क्या हो रहा है? एक झुकाव भी दिखाई दे रहा है। कई कारण और भी हैं, उसको डिटेल जब हम लोग अलग अलग देशों के साथ संबंध देखेंगे तो वहां पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये एक कारण तो है ही है।
लगातार निवेश पाकिस्तान में करने का कारण है कि पाकिस्तान पूरी तरह से नियंत्रण में दिखाई देने लगा है। यहां तक कि वहां की राजनीतिक भाषा भी अब कैसी हो गई है, वो चीन वाली हो गई है। नेपाल में बड़े पैमाने पर निवेश है, नेपाल की भाषा भी कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप लगातार देखिए कई क्षेत्रों में जहां जहां निवेश किया है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये कामयाब हो जाता है प्रोजेक्ट, जिसमें इंटरेस्ट भी विश्व के कई देश दिखा रहे हैं, ये अलग बात है कि धीमे धीमे मतलब जल्दबाजी में ये पोल पट्टी खुल गई है चाइना की कि मंतव्य ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर फिर भी मध्य एशिया और यूरोप के देशों तक लगातार जो है इसका अपना प्लान यही है कि निवेश करना है, और निवेश करके राजनीति को भी प्रभावित करना है। वहां पर अपने हितों के अनुरूप प्लान हो, अपने हितों के अनुरूप चीजें हो, इसे इंश्योर करना है। और इस हद तक सोच है कि उसे इंश्योर करने के लिए भारत के पंचशील सिद्धांत का रेफरेंस तक देते हैं कि देखिए हम तो यही चाहते हैं, हम तो हस्तक्षेप चाहते हैं, ये चाहते हैं, लेकिन निवेश करोगे तो कुछ तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो हस्तक्षेप हो ही जाएगा। तो चाइना एक बड़े प्रोजेक्ट का जो है इस समय काम कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना राजनीतिक नियंत्रण विश्व के अधिकांश देशों पर स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। नाम व्यापारिक सांस्कृतिक का लेता है, प्रयास राजनीतिक संदर्भ में दिखते हैं, और अपने सैन्य अड्डों को यहां कैसे स्टैब्लिश किया जाए इस पर काम कर रहा है। तो एक गंभीर प्रयास चीन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। और अभी कुछ समय से तो आप देख ही रहे हैं कि साउथ चाइना सी का जोन हो, भारत में अनाधिकृत रूप से LAC पर जो एरिया विवादित था उसमें प्रवेश करने की बात हो, या आप हांगकांग, ताइवान, इन क्षेत्रों की बात कर लें, हर जगह चाइना की अपनी सैन्य, और साउथ चाइना सी में तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार सैन्य कार्रवाइयों को या प्रैक्टिसेस को बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये सब क्या है, सैन्य शक्ति का प्रयोग, सैन्य विस्तार का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो कुछ एक विस्तारवाद की नीति इसकी दिख रही है। हालांकि इसकी विस्तारवाद की नीति उस तरह की नीति नहीं है जिसमें वो विश्व के विभिन्न देशों पर कब्जा सीधे करने की कोशिश कर रहा हो। मूल रूप से इसका अपना कंसर्न उन क्षेत्रों तक सीमित है जिन क्षेत्रों पर इतिहास में इसने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। फिलहाल यही है, आगे चल के क्या करेगा ये तो अभी भविष्य की बात है। तो लेकिन फिर भी विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं दिख ही रही है। और इसका मूल कारण क्या है, मूल प्रयास क्या है? अब हांगकांग हो या ताइवान हो, यहां पूर्ण नियंत्रण अपना हो जाए और उसी तरह की सत्ता हो जैसी चाइना में है, यही प्रयास दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताइवान में एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है और चीन चाहता क्या है। ठीक। दूसरी तरफ है नव उपनिवेशवाद। अब नव उपनिवेशवाद का सीधा सा मतलब है जहां जहां ये लोग पहुंच गए हैं, चीन और US वाले, वहां के संसाधनों का प्रयोग क्या कर रहे हैं? संसाधनों का प्रयोग अपने आर्थिक हितों के लिए कर रहे हैं। बाय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन किसी अन्य देश का भला हो ना हो, अपना भला हो, ये सबसे पहले सोच रहा है। अगर व्यापार बढ़ाने की बात चल रही है तो व्यापार बढ़ाने में के क्रम में वहां उद्योग लगवाना, इंडस्ट्री खड़ी करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करना, इन सब में निवेश करेगा और उस निवेश का बड़ा हिस्सा खुद लेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, किसी देश के संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करना, और यही उपनिवेशवाद था। तो आज US और चाइना न केवल हमको दिखाई दे रहा है कि साम्राज्यवाद को नए रूप में, बल्कि उपनिवेशवाद को भी नए रूप में क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की परिस्थितियां मौजूद हैं तो ऐसे समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करना। तो यहां पे भी क्या है, इंपॉर्टेंस हमको दिखाई देती है। अगला देखते हैं। देखिए, विश्व के जितने भी बड़े आर्थिक संगठन हैं, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WTO हो,
या अभी एक एनडीबी की बात की जाए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस पर चाइना अपना प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में है। यहां तो आप पहले से ही जानते हैं कि यूएस और उसके सहयोगियों का प्रभाव है। इसके अलावा जितने अन्य वैश्विक संगठन हैं उसमें सबसे प्रमुख तो यूएन है। इस यूएन में भी प्रभाव की अगर बात करें तो विश्व की जो महाशक्तियां हैं उन्हीं का प्रभाव है। ठीक, अब होता क्या है कि इन संगठनों पर चूंकि इन्हीं महाशक्तियों का प्रभाव है, तो महाशक्ति जितने भी निर्णय करती हैं वो निर्णय अपने हित में करती हैं। महाशक्ति क्या करती हैं? निर्णय अपने हित में करती हैं। जबकि जितने भी वैश्विक संगठन हैं उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सभी के साथ समान व्यवहार। और इस क्रम में होता क्या है कि कई बार कई देशों को संप्रभुताओं से समझौता करना पड़ता है। छोटे देशों की आवाज तो सुनी ही नहीं जाती। कुछ छोटे देश हैं, इनकी तो आवाज ही नहीं सुनी जाती है। मतलब ये अपनी बात रखने के ही स्थिति में नहीं है, तो इनके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। सुना दिया जाता है ये काम करना है, वैसे आपको ये लागू कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, चाहें या ना चाहें इनको झेलना पड़ेगा। तब ऐसी दशा में इन संस्थाओं को वैश्विक संस्था में कैसे ढाला जाए। ये वैश्विक नाम की हैं, नाम इसलिए वैश्विक है क्योंकि पूरा विश्व इसमें शामिल हो जाता है, तो इसलिए वैश्विक संस्था। लेकिन वैश्विक संस्था के रूप में हम इसको स्वीकार कर नहीं सकते क्योंकि ये महाशक्तियों के प्रभाव में है। और अगर ये महाशक्तियों के प्रभाव में है तो ये किसी भी तरह से जो छोटे देश हैं उनके हितों को पूरा करने वाली संस्था कभी नहीं बन सकती। तो मुद्दा यह है कि आखिर वो देश जो छोटे हैं, नए स्वतंत्र हैं, आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर हैं, उनकी स्थिति मजबूत कैसे होगी? तो मजबूत तब होगी जब वो संगठित होंगे, और संगठित होकर विश्व की इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए दबाव देंगे। संगठित हो जाए और संगठित होकर संस्थाओं को क्या बना दें? लोकतांत्रिक संस्था बनाएं। और अगर ऐसा होगा तब जाकर हम क्या कह सकते हैं? तब जाकर हम कह सकते हैं कि अब व्यवस्था वो दरअसल वैश्विक व्यवस्था में कन्वर्ट हो पा रही है। और इस कार्य को पूरा करने के लिए जो आंदोलन मदद कर सकता है, जो एक संगठन के तौर पर जिसे खड़ा किया जा सकता है, एक संगठित प्रयास इस दिशा में किया जा सकता है, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा है। तो नैम इसके लिए क्या कर सकता है? नैम इसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 120 सदस्य मौजूद हैं और यूएन में 193 सदस्य हैं। तो 193 सदस्य देशों का आप बात कर रहे हैं, उसमें से 120 देश या 120 में से लगभग अधिकांश देश कहां मौजूद हैं? वो यूएन के मेंबर के रूप में। तो आप खुद सोचिए कि अगर यूएन के इतने बड़ी संख्या मौजूद होगी तो लगभग 2/3 बहुमत को प्राप्त करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये संगठित होकर प्रयास कर लेंगे तो यूएन का लोकतांत्रिककरण करना ये कठिन काम नहीं होगा। तो यहां एक प्रयास क्या होना चाहिए? यूएन के लोकतांत्रिककरण करने की दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नवीन उभरते मुद्दे हैं जिन पर यह मिलकर प्रयास कर सकते हैं। जैसे पर्यावरणीय मुद्दा है। तो पर्यावरणीय मुद्दे में क्या है? पर्यावरणीय मुद्दों के साथ समस्या क्या हो गई है कि यहां पर जब पर्यावरण को लेकर जितने सम्मेलन होते हैं, जितने भी तरह के सम्मेलन आज तक हुए हैं, उन सम्मेलन में विकसित देशों का अपना कंसर्न यह है कि वो विकासशील देशों पर समान तरीके से या अल्प विकसित देशों पर समान तरीके से नियमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। और इससे क्या होता है? उनके हित प्रभावित होते हैं। देखिए, ऐसे समझिएगा इसको। एग्जाम्पल हमेशा जो है आप सामान्य ऐसा लीजिए कि जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। कुल मिलाकर क्या है
जैसे बताया कि एक गांव है, अब उस गांव में एक जमींदार साहब थे, तो जमींदार साहब के पास 10 गाय थी, ठीक है, 10 गाय थी। और उसी गांव में रहते थे गजोदर भैया। गजोदर भैया के पास एक गाय, बड़ी मुश्किल खरीद के लाए, पैसा वैसा जुटा के एक गाय खरीद के लाए। गांव में था एक चारागाह, इस चारागाह में गाय चरती थी। धीमे धीमे चारागाह की घास कम होने लगी। घास कम होने लगी तो ये संकट की बात है भाई, अब जानवरों का सर्वाइवल कैसे होगा। तो जमींदार साहब ने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाई और बुलाकर ये कहा कि भाई महत्वपूर्ण बात यह है कि चारागाह में घास हमेशा मौजूद रहे, और चूंकि संख्या ज्यादा है गायों की, इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो पूछा गया हल कैसे निकाला जाएगा। अब गजोदर भैया भी मीटिंग में बैठे हुए थे, तो जमींदार साहब ने कहा हल बहुत सामान्य सा है, 50% गाय हम बेच देते हैं और 50% गाय वो बेच दें गजोदर भैया, बात खत्म हो जाएगी। दोनों लोग आधा आधा क्या कर देंगे, बेच देंगे। अब जमींदार साहब अगर 50% गाय बेचेंगे तो मतलब 5 गाय जमींदार साहब बेच देंगे, 5 उनके पास रहेगी। अब गजोदर भैया 50% गाय कैसे बेचें, मतलब ऐसा तो है नहीं कि गाय काट के बेच सकते हैं, पाप है ये तो, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से तो पाप ही है। तो ये तो गजोदर भैया हिंदू है, तो इसका मतलब इसका तो कहीं जगह ही नहीं बनती है। और गजोदर भैया अगर इसे बेचेंगे तो पूरी बेच देंगे, पूरी बेच देंगे तो गाय गई। और गजोदर भैया का सपना था कि एक गाय आई है, अब इसी से हम क्या करेंगे, दूध जो आ रहा है उसको बेचेंगे, पैसे और जमा करेंगे, दूसरी गाय खरीदेंगे, और फिर एक दिन 10 गाय खरीद कर जमींदार साहब के बराबर हो जाएंगे, और हमारी क्षमता क्या हो जाएगी, जमींदार टाइप की हो जाएगी। अब ये सपना देख ही रहे थे, तब तक ये संकट खड़ा हुआ। तो ये संकट में न्याय हुआ या अन्याय हुआ, तो कुल मिलाकर गजोदर भैया के लिए अन्याय हो गया। अब यहां पर समझिए, जब बैठकें होती है पर्यावरण को लेकर, तो विकसित देश क्या करते हैं, विकसित देश कहते हैं कि देखो भाई, कार्बन जो इमिशन हो रहा है, उस कार्बन इमिशन के लिए पूरा विश्व जिम्मेदार है। भाई ओजोन की लेयर में छेद होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज खोज के तो आएंगी नहीं कि अमेरिका कहाँ है, उसी पे गिरेंगे जाके और उसको जला के भस्म कर देंगे, उसी ने गड़बड़ की है। वो आके कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, तो भारत पे भी आ सकती हैं, संकट तो हमारे लिए भी है। तो भाई इन्होंने समझाया कि संकट सबके लिए इक्वल है, बर्बाद होगा तो पूरे धरती पर सबका जीवन बर्बाद होगा, तो सबकी जिम्मेदारी है। तो सारे देश बोले यस, सबकी जिम्मेदारी है। कहे तो बस इसका एक ही उपाय है कि कार्बन इमिशन में 50% हम कमी कर दें और 50% आप कमी कर दो। यानी हमारे जो उद्योग हैं, हम 50% कम कर दें तो तुम भी 50% कम कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अब यहां तो उत्तर औद्योगिक समाज है, उद्योग पहले ही ज्यादा लगे हुए हैं, इन्होंने अगर 50% बंद भी कर दिए या कार्बन इमिशन को 50% तक नीचे भी लाने के लिए जितने तरह की कोशिशें होती कर सकते हैं कर दिए, तो भी इनको आर्थिक रूप से उतना बड़ा चैलेंज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन भारत जैसे देश, या भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, या इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश जिन्होंने अभी अभी विकास करना शुरू किया, पहली इंडस्ट्री लगाई थी, उनके ऊपर आगे अब इंडस्ट्री बंद करो क्योंकि तुम्हारा कार्बन इमिशन हो रहा है, तो इनके तो विकास की संभावना क्या हो गई, खत्म हो गई। तो पर्यावरणीय मुद्दों पर विकसित और विकासशील और अल्प विकसित देशों के मध्य में एक तनाव की स्थिति आ जाती है, और ऐसे में विकसित देश अपने हितों के अनुरूप कार्य ना करें, इसमें विकासशील देशों के हितों को क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, इसकी आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी है कि एक मंच के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या करे, अपनी भूमिका को निभाए, और गुट निरपेक्ष आंदोलन इस दिशा में संयुक्त संगठित प्रयास क्या करे, वो इसको करे। तो वो विकास के साथ साथ किस तरह से पर्यावरण क्षरण को कम किया जा सकता है, इस पर मिलकर एक काम करे, एक रणनीति बना ले, और विकसित देशों के खिलाफ क्या कर ले, सीधे तौर पर खड़ा हो जाए। तो विकासशील देश अगर इस तरह के काम करना चाहते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से बेहतर मंच नहीं है।
और हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो कहा था कि 18वें जो समिट हुई थी उसमें अजरबैजान में इस पर क्या किया गया था, विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी और कहा गया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस दिशा में क्या कर सकता है, जलवायु परिवर्तन को दिशा में बेहतर प्रयास कर सकता है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संयुक्त प्रयास कर सकता है और ये करना भी चाहिए। और देखिए क्या मुद्दा है, देखिए हम कह रहे हैं निशस्त्रीकरण का मामला आए या ना जाए, लेकिन परमाणु निशस्त्रीकरण तो एक बड़ा मुद्दा है ही है भाई। विश्व को हथियारों से तो खतरा ही, युद्ध की संभावना उसमें बनी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा विनाशक हथियारों से है और जो मूल रूप से क्या है, परमाणु हथियार है। और अभी हम लोग निशस्त्रीकरण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो परमाणु निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया कम से कम इसके लिए कि ये समाप्त हो जाए, ये अस्त्र समाप्त हो जाए, इसके लिए दबाव बनाने का काम ये तो कर ही सकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नैम इस दिशा में प्रयास कर सकता है और दबाव बना सकता है। भारत तो इसके लिए तैयार ही है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया और 1998 के बाद भारत ने इस पर स्टैंड लिया और भारत तब से 74 के बाद से ही, जब पहला परीक्षण किया था और उसके बाद 98 में दूसरा किया था, तब से ही लगातार कह रहा है कि अगर परमाणु जो भी उत्पाद हैं, जो भी परमाणु से संबंधित संसाधन हैं, उनका प्रयोग तकनीक है, तो तकनीक का प्रयोग भी करना है तो आपको किसके लिए करना है, वो मानव के भलाई के लिए करना है। सिविल यूज करिए। ये बम बनाने के लिए आप उसका यूज करें, इसका भारत विरोधी रहा है। और वो भारत सिंपल सा मामला है, हम अपने अस्त्र खत्म कर देंगे, परमाणु अस्त्र हम समाप्त कर देंगे, लेकिन विश्व के सभी देश समाप्त करें, हमारा स्टैंड ही यही रहा। तो आज भारत के पास, चीन के पास, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं। गुटनिरपेक्ष देशों में कई देश प्रयासरत हैं कि उनको भी ये हथियार मिल जाए। ईरान वगैरह इसी दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं बनाना चाहते, लेकिन एक कहीं ना कहीं भाई जिस भी देशों ने सिविल यूज करना शुरू किया और तकनीकी रूप से अपने आप को बढ़ाना शुरू किया, तो उसका एक प्रयास इस तरह का रहा है, अगर जरा भी महत्वाकांक्षी है तो। और ईरान के ऊपर इस तरह के आरोप भी लगे हैं, मतलब इसकी सत्यता अभी तक प्रमाणित नहीं है। लेकिन ये देश मिलकर कम से कम कह सकते हैं कि ठीक है, विश्व में किसी के पास परमाणु हथियार ना हो, इसके लिए हम प्रयास करें और सब समाप्त करते हैं। अगर सभी लोग समाप्त कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। कम से कम ऐसे विध्वंस से हम इस पूरी मानव सभ्यता को बचा पाएंगे जो आने वाली कई पीढ़ियों तक अपना असर क्या करेगी, नकारात्मक रूप में पैदा कर सकती है। तो इसका महत्व तो बढ़ जाता है। और एक रिसेंट मामला जो हमने अभी देखा वो ये कि महामारी के संदर्भ में, कोविड-19 के बाद ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि महामारी के संबंध में अब ये लगता है कि पूरे विश्व को, क्योंकि मानव से मानव फैलने वाली, या आज जिस तरह से हमारी संचार व्यवस्था काम करती है, संचार व्यवस्था में एक देश से दूसरे देश तक बीमारी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर कहीं वायरस इससे भी ज्यादा खतरनाक कोई हो गया, अब हम ये बता नहीं सकते भविष्य में इस तरह का वायरस दोबारा आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्या इससे ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रेंड तो यही दिख रहा है। स्वाइन फ्लू का खतरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज कोविड का खतरा उससे कहीं बड़ा दिखाई दिया। आने वाले समय में अब पता नहीं, एक बार चीन के जो वायरोलॉजिस्ट हैं, वो कोई महिला हैं, वो बोल रही थी, बता रही थी कि ये उतना डेडली नहीं है, आने वाले समय में कहीं ज़्यादा खतरनाक वायरस हो सकते हैं। अब पता नहीं ये वो संभावना बता रही थी या चेतावनी दे रही थी, इसका आइडिया तो अभी हम लोग लगा नहीं सकते हैं, ठीक ना। क्या पता चीन वाले क्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया। अब इसका अर्थ अपने अपने तरीके से निकल सकते हैं। कुछ लोगों को ये मान लेना चाहिए चेतावनी है, चीन वाले भेज सकते हैं इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स। और कुछ ये है कि अगर ये नेचुरल वायरसेस की बात करेंगे तो नेचुरल वायरसेस, इसका मतलब डेडली और भी आ सकते हैं। और अगर डेडली वायरसेस का खतरा कहीं आया, दुर्भाग्य से भी ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हो ना, ईश्वर से यही कामना है, लेकिन अगर ऐसा हुआ
तो विश्व के पास एक साझा रणनीति हो, आपस में एक समन्वय हो, ये जरूरी है। और कम से कम जो ऐसे देश हैं जो दरअसल आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, वहां तो ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपने देखा कि जब 2019 का हमारा सम्मेलन हुआ वर्चुअल, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बात यही कही कि न केवल आर्थिक सहयोग बल्कि मानव कल्याण को केंद्र में रखते हुए आपसी सहयोग, वैश्विक एकजुटता को सुनिश्चित करना होगा, और नैम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो यहां पर क्या है कि इस समय जो वैश्विक एकजुटता है ये हो, और अब जो स्वरूप खड़ा हो विश्व का, जो इस पूरे महामारी काल के बाद जो अब विश्व बने, उस विश्व में दो चीजों पर ध्यान दिया जाए। एक, आर्थिक सहयोग तो किया ही जाए, और प्लस महामारी को केंद्र में रखते हुए मानव कल्याण के लिए कैसे समन्वय बनाया जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है, इस दिशा में भी रणनीति बने। और इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बड़ा मंच कोई नहीं मिलेगा। ये बेहतरीन कार्य किया जा सकता है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो हम अभी किसी भी स्वरूप में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं और इसको दिशा दे सकते हैं। भाई यूएन के अंदर तो हमें लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, लेकिन यहां तो क्या है, सब एक मत हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस दिशा में कार्य करना होगा। तो आप प्रासंगिकता की बात करें तो महामारी की बात, तो प्रासंगिकता क्या हो गई, और ज्यादा गंभीर रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये क्या है, इसकी प्रासंगिकता को लेकर आप तर्क दे सकते हैं। और एक सिंपल सा मामला है, चाहे आप किसी भी संगठन की बात करिए, कोई भी संगठन, आप कहीं भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई भी संगठन अपनी प्रासंगिकता को लगातार बनाए रख सकता है। प्रयास ये करने चाहिए कि जो नवीन चुनौतियां आ रही हैं, उन नवीन चुनौतियों के लिए क्या नवीन समाधान दिए जा सकते हैं, इस पर एक सामूहिक प्रयास हो, तो वो संगठन, वो आंदोलन अपनी जो भूमिका है उसको लगातार बना सकता है। विश्व में हमेशा नवीन चुनौतियां आती हैं, और हमेशा ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हम आज के दौर में तो ये आवश्यकताएं और अधिक ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि आज संचार साधन ज्यादा बेहतर हुए हैं, आज संपर्क ज्यादा बेहतर हुए हैं, आज सूचना तंत्र कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगा है। तो प्रभाव बहुत व्यापक हो गया है। देशों के मध्य जो आपसी क्रियाकलाप हैं वो ज्यादा कहीं गंभीर हो चुके हैं, और अब दुराव उतना ज्यादा नहीं है। अब चीजें बड़ी मिक्स टाइप की हैं, तो एक देश की घटना का प्रभाव दूसरे देश पर वो स्वाभाविक रूप से पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अगर किसी एक क्षेत्र में कोई ऐसी चुनौती आती है जो उस क्षेत्र के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकती है, तो वो पूरे विश्व के लिए भी बन सकता है। हमने देखा भी, आतंकवाद जैसा मुद्दा जो पहले एक क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था, आज वैश्विक मुद्दा बन गया। पर्यावरणीय चुनौतियां जो विकसित देशों की समस्या मानी जाती थी, आज लगभग हर देश की समस्या मानी जाती है। तो इस दिशा में हमें मिलकर क्या करना होगा, काम करना होगा। और इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बेहतर कोई संगठन नहीं हो सकता। तो प्रासंगिकता इसकी सिद्ध करने के लिए आपके पास ढेर सारे क्या हैं, तर्क हैं। इनको देते हुए आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अब अंतिम, इस पूरे जो चर्चा है उसके अंतिम चरण में पहुंचते हैं, और हमारी चर्चा अब होगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत। ठीक, पहले देखिए दो बातों पे चर्चा करेंगे, एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत, और एक गुटनिरपेक्षता की नीति का भारत के लिए अब क्या अर्थ रह गया है। ठीक है, दो पे चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा हम लोग करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत पे।
आंदोलन और भारत। यहां अब ऐतिहासिक परिचर्चा हम नहीं करेंगे कि पहले भारत मतलब जब सम्मेलन हुआ तो उसमें भारत ने क्या कहा, चौथे में क्या कहा, पांचवें में क्या कहा, आठवें में क्या कहा, 18वें में क्या कहा। हाँ, 18वें में क्या कहा है ये देखेंगे, है ना। लेकिन पुराने वाले इतिहास की बात नहीं करेंगे। 18, 19 तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था। तो कुछ चर्चाएं जो मूल हैं, जिसके जो हमारे प्रश्न के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उतनी परिचर्चा हम फोकस करेंगे। ठीक, देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत की बात की जाए तो भारत के लिए वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता रह जाती है। एक तो हमने देखा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या। ध्यान से इस बात समझिएगा, प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी के साथ बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हम प्रश्न को सही ट्रेस नहीं कर रहे हैं तो हम लिखकर कुछ और चले आते हैं और बाद में हमें लगता है नंबर पता नहीं क्यों कम आ गए। जैसे प्रश्न पूछा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अप्रासंगिक आंदोलन हो गया है, क्या आप सहमत हैं? और एक प्रश्न पूछा गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और भारत के लिए वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। अब आपने क्या किया, जो प्रासंगिकता आपको समझ में आई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, वही उठाकर आपने लिख दी गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भारत के संदर्भ में कि भारत के लिए क्या प्रासंगिकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है ना, आप आंसर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे और बाद में आपको ये लगेगा कि हमने तो लिखा सही था, हमने तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता ही लिखी थी, लेकिन नंबर पता नहीं क्यों नहीं मिल पाया। बाहर जाकर यूपीएससी को 10 तरह की बातें बता रहे हैं कि नंबर देते नहीं हैं, हिंदी माध्यम वालों से कोई खास झगड़ा कर रखा है। मुद्दा यह है कि आप खुद भी तो ये देखिए और समझिए कि दरअसल आप कितना प्रश्न को सही ट्रेस कर पाए और कितना आंसर लिख पाए। आपके सोचने से थोड़ी ना आंसर सही हो जाएगा कि मैंने बड़ा बढ़िया लिखा था, लिखते लिखते भाव आने लगता है, गजब लिख रहे हैं यार, मजा आ गया। मतलब एग्जामिनर एकदम क्या हो जाएगा, चित्त चारों खाने। तो तुम्हारे सोचने से थोड़ी ना होगा, तुम प्रश्न समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब पहला प्रश्न का उत्तर अलग था, इस प्रश्न का उत्तर अलग था, उठा के लिख दिया उसको इधर कि एकदम वही वाला आ गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। बस भारत से लिख दिया है, इसमें और कुछ है नहीं, है तो सारी बात वही। और चर्चा भी कर रहे हैं और चर्चा करके पानी दुकान पर अपनी बात सही भी सिद्ध कर रहे हैं कि यही सही है ना। खासतौर पर पूर्वांचल में तो बड़ी समस्या है, इलाहाबाद से लेकर इधर आगे का मामला है वो, उसमें तो पक्का यही चलता है और इसको बोलते हैं अड़ीबाजी। अपनी बात पर अड़ गए तो अड़ गए और कहा यही सही है तो यही सही है, फिर प्रूफ कर देंगे चाहे जैसे। अब समझना है, भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता वर्तमान में वो अलग कारणों से है और उसे हमें समझना होगा। तो हम पहला समझ लें, भारत विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है, विश्व की महाशक्ति बने। और महाशक्ति बनने के लिए 2 स्तर पर काम करना ही है, एक आर्थिक और दूसरा अपने आप को सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करना, विकल्प के रूप में। अब सैन्य शक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हथियार जो भी आपके पास हैं उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। खुद आपको क्या करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया पर भरोसा करना पड़ेगा। अब इसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी, तकनीक की। तो तकनीक की जरूरत पड़ेगी, तो यहां निर्भरता किसके ऊपर हो जाएगी, तकनीक और पूंजी के संदर्भ में विकसित देशों पर। ठीक है, तो इस क्षेत्र का अगर हम बात करें सैन्य क्षेत्र में, तो सैन्य क्षेत्र में महाशक्ति के लिए हमारी आवश्यकता विकसित देशों के संदर्भ में ज्यादा दिखाई देती। भले हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम की तरफ जब बढ़े, लेकिन उसके लिए भी अगर हमें पूंजी निवेश चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विदेश की तरफ देखना पड़ेगा कि वो भारत को पूंजी के इसी तरह से क्या करे, उपलब्ध कराए। या हमें तकनीक के लिए कम से कम सहयोग तो लेना ही पड़ेगा कि तकनीकी सहयोग हमें मिल जाए, तकनीक को कैसे हम अपने यहां डेवलप कर सके इस संदर्भ में सहयोग मिल जाए। तो अब हम राफेल खरीदते हैं, साथ में एक समझौता करते हैं कि आप राफेल की तकनीक भी क्या कीजिए, वो हमें दीजिए
और इसके लिए असिस्ट कीजिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग दीजिए। तो लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, तकनीकी रूप से दक्षता पैदा की जाएगी, उसका अपना चार्ज लेंगे वो अपने हिसाब से, भाई इतना बड़ा चीज करेंगे आपके लिए तो ज्यादा पैसा ले लेंगे। और यहाँ हम राफेल के उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि राफेल समझौते में दरअसल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब अभी यहाँ हमारा मुद्दा भी नहीं है। हमारा मुद्दा बस इतना है कि ऐसा करेंगे हम तो तकनीक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार उत्पाद बाजार में आ गया, हमने एक चीज डिजाइन कर ली, एक चीज बना ली, तो अब हम विश्व के मार्केट में उत्पाद के साथ मौजूद होंगे। ठीक है ना? जैसे हमने एक टैंक बना लिया, और टैंक बनाया तो हमारी तकनीक चाहे हमने कहीं से ली, हमने अपनी डेवलप कर ली, या हम ही अपनी पूंजी से डेवलप कर रहे हैं, कैसे भी करके अगर हमने डेवलप कर लिया और वो कंपैरेटिवली सस्ती है किसी अन्य देश की तुलना में, तो हम अपना बाजार अंतरराष्ट्रीय जो है क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर अमेरिका और रूस अपने हथियार बेच सकते हैं, चीन अपना हथियार बेच सकता है, तो भारत क्यों नहीं बेच सकता? और भारत बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे हथियार खरीदने के लिए अमेरिका और रूस वाले तो परेशान होंगे नहीं। हमारे हथियार खरीदने के लिए कौन आगे आएगा? यही छोटे देश आएंगे। और इसी तरह अगर आप बात करें आर्थिक संदर्भों में सामान्य उत्पादों की, तो सामान्य उत्पादों के संदर्भ में भी भारतीय उत्पाद क्या होंगे, वो यहां पर प्राथमिकता से लिए जा सकते हैं। तो हम चीन को सीधे टक्कर दे सकते हैं, और महाशक्ति के रूप में चीन, अमेरिका, किसी के भी उत्पाद, क्योंकि एक बार अगर हमने अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना लिया तो भारतीय प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे, और इनकी डिमांड इन देशों में क्रिएट हो सकती है, आसियान में क्रिएट हो सकती है, साउथ एशिया में क्रिएट हो सकती है, ईस्ट एशिया में क्रिएट हो सकती है, मध्य एशिया में क्रिएट हो सकती है, और ये सभी अफ्रीका में क्रिएट हो सकती है। और ये सभी वो क्षेत्र हैं जो शामिल हैं, जिसमें से अधिकांश देश शामिल हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच का प्रयोग करते हुए हम आर्थिक सहयोग को बढ़ा सकते हैं और अपने लिए एक बाजार का निर्माण कर सकते हैं। और अगर बाजार बन गया तो हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वयं को क्या कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। तो सैन्य महाशक्ति के लिए हमारी निर्भरता कुछ हद तक कुछ मामलों में विकसित देशों पर हो सकती है, वहां चुनौती थोड़ी आ भी सकती है। लेकिन बाकी उत्पाद के लिए अगर हम अपना उत्पादन बढ़ा ले जाते हैं, मेक इन इंडिया को सफल बना ले जाते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को का सेल करने के लिए एक प्रॉपर बाजार क्रिएट कर सकते हैं। और वो कहां होगा, वो उसके लिए हमारे पास गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बेहतर मंच सिद्ध हो सकता है। तो हमारे लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता इस संदर्भ में है। दूसरा हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है? दूसरी प्रासंगिकता है कि इस समय भारत का सबसे प्रमुख जो प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी है वो है चीन। वो अपने आप को प्रतिद्वंदी मानता है, हम तो किसी को मानते ही नहीं प्रतिद्वंदी, हम तो सबके साथ सहयोग करके चलते हैं। प्रतिस्पर्धी है, प्रतिस्पर्धा तो कर ही रहा है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाई वो हमसे कहीं आगे है। और साथ ही साथ चीन एक काम और क्या कर रहा है, चीन हमें घेरने का प्रयास कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अपने प्रभाव बढ़ाने की बात कर रहा है। और हम जानते हैं, हमने पहले ही देख रखा है कि हमारी इच्छा यह है कि एटलीस्ट हमारा प्रभाव थर्ड वर्ल्ड में चीन से बेहतर स्थिति में आ जाए। तो हमारे पास ऐसा क्या हो सकता है, हम ऐसे किस तरह से चीजें कर सकते हैं? भाई हम वही बातें कर सकते हैं कि मानवीय आधार पर चीजें हो जाए। हमारे पास आर्थिक शक्ति उतनी बड़ी तो है नहीं अभी तक, और इन सब मानवीय आधारों का प्रयोग कहां हो सकता है? मानवीय आधारों का प्रयोग नव स्वतंत्र देशों में ही संभव है, जो कि किसमें शामिल है, जो आपके इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के रूप में मौजूद हैं, वही मेंबर्स हैं, वही पार्टनर्स, वही सहयोगी हैं आपके। तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, उसकी शक्ति को प्रतिसंतुलित करने के लिए, सहयोग लेने के लिए अन्य देशों का आप किस मंच का प्रयोग कर सकते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच का प्रयोग कर सकते हैं। तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के क्रम में गुट निरपेक्ष आंदोलन का
पक्ष बहुत मजबूत होता है। भाई इस मंच पे हम चीन को एक्सपोज भी कर सकते हैं कि भाई देखिए चीन ने जहां जहां पेमेंट अपना निवेश करवाया है, निवेश करवा के उन देशों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की, सैन्य बेस बढ़ाने की कोशिश की है। इससे आपकी संप्रभुता को खतरा ही है। और ऐसे मंच पर अगर हम अपनी बात खुल के रखते हैं तो कुछ देश तो कम से कम क्या हो जाएंगे, हमसे सहमत हो जाएंगे। और अगर सहमत हो गए तो चीन के प्रभाव को कम करने में हमारा अपनी जो प्रयास है वो क्या हो जाएगा, वो सफल दिशा में आगे बढ़ता दिखेगा। अगला देखिए, अगला है कि हिंद महासागर में महाशक्तियों के प्रभाव को कम करने में और शांति क्षेत्र स्थापित करने में, जोन ऑफ पीस, क्या बोलते हैं, जोन ऑफ पीस बनाने में गुट निरपेक्ष देशों का बड़ा महत्व है। अब आप अगर मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि मैप में हिंद महासागर से 3 कॉन्टिनेंट सीधे तौर पे जुड़ जाते हैं। एक एशिया तो है ही, 3 कॉन्टिनेंट क्या मतलब 3 क्षेत्र जुड़ जाते हैं, कॉन्टिनेंट नहीं। एक एशिया का कॉन्टिनेंट तो है ही है। तो एशिया में साउथ एशिया और मध्य एशिया ये जुड़ा हुआ है जो हिंद महासागर से अटैच है। दूसरी तरफ आपका साउथ ईस्ट एशिया है जो हिंद महासागर से अटैच है। और तीसरा अफ्रीका है जो किससे जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। तो मध्य एशिया और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और तीसरा अफ्रीका, इन सबके हित कहां हैं, इसी इंडियन ओशियन से जुड़े हुए हैं। और ये सब चाहते हैं कि इंडियन ओशियन जोन ऑफ पीस बन जाए। और ये सब के सब किसमें शामिल हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन में एक साथ सम्मिलित है। आसियान देश ही है, अफ्रीकन देश ही है, मध्य एशियाई देश ही है, साउथ एशिया के देश ही हैं। तो हमें किसी नए संगठन को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच का प्रयोग करते हुए हिंद महासागर में हम जोन ऑफ पीस क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक क्या हो जाएगा, एक ऐसे मंच के रूप में आ जाएगा जिस मंच का प्रयोग करते हुए भारत हिंद महासागर को अगर चाहे तो एक शांति क्षेत्र में बदल सकता है और महाशक्तियों के प्रभाव को कम कर सकता है। तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे। एक तो चीन की उपस्थिति इस क्षेत्र में, जो सैन्य उपस्थिति बढ़ रही है, उसको काउंटर बैलेंस करने में ये देश सहयोग कर देंगे। तो हमारा पहला वाला जो इसके लक्ष्य लिखा था कि चीन को प्रतिसंतुलित करने में, तो एटलीस्ट हिंद महासागर में चीन प्रतिसंतुलित होने की दशा में आ जाएगा। और दूसरा कि यहां महाशक्तियों के बीच संघर्ष ना हो, ऐसी उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए हम मिलकर काम कर सकें, यह भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो सबसे बेहतर मंच अगर कोई है तो वो यही है। तो हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को इस मंच के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे लिए इसकी प्रासंगिकता इस संदर्भ में भी है। उसके अलावा देखिए, भारत चाहता है कि वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में इस समय 5 सदस्य जो परमानेंट है P5 और 10 सदस्य क्या होते हैं, 10 सदस्य रोटेशनल बेसिस पर अस्थायी सदस्य होते हैं, वो आते हैं। और वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है क्या होता है, उन 10 सदस्यों के लिए चुनाव होकर और उन 10 सदस्यों को अस्थायी रूप से प्रवेश मिलता है। इन 5 सदस्यों के पास क्या है, P5 के पास P5 सदस्य कौन कौन से हैं, यूएस है, पहले सोवियत संघ था अब रसिया है, चाइना है, और यूएस के 2 सहयोगी हैं, फ्रांस और ब्रिटेन।
अब ये जो 5 सदस्य हैं P5 के, ये P5 के 5 सदस्यों के पास वीटो पावर है, और इसकी वजह से पूरा जो विश्व की राजनीति में यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका, यूएन खास तौर पर जितने भी वैश्विक चुनौतियां, आतंकवाद जैसी चुनौतियां हो या किसी देश में अस्थिरता का मामला हो, कहीं सिविल वार की स्थिति हो, रिवोल्ट जैसी स्थिति हो, उस संदर्भ में जब भी कोई निर्णय लेता है तो दरअसल इन्हीं P5 के ऊपर उसकी डेस्टिनी, उसका भाग्य निर्भर करता है। तो दरअसल भाग्य विधाता विश्व के प्रमुख घटनाओं के बन गए हैं ये, और ये काम करते हैं अपने अपने हित के अनुसार, कहाँ वीटो करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हस्तक्षेप करना है, कहाँ नहीं करना है। ये यूएन के ये P5 सदस्य क्या करते हैं, वो निर्णय लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि इन सबके पास परमाणु शक्ति है, तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और सामान्य तौर से छोटे देशों के लिए तो यहाँ कोई प्रतिनिधित्व, कोई उनके हित की बात करने वाला तो है ही नहीं। ये सब महत्वाकांक्षी देश है, सबकी महत्वाकांक्षाएं विश्व को राज करने की है। तो संतुलन का मामला गायब है। और इसी क्रम में आज इस बात की चर्चा चल रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए और इसे ज्यादा लोकतांत्रिक और ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला बनाना चाहिए। भाई, जब यूएन एस्टेब्लिश हुआ था तो 1945 की परिस्थितियां अलग थी, देशों की संख्या कम थी, और इसलिए 5 देश भी सिक्योरिटी काउंसिल में थे तो ठीक था। लेकिन आज जब 193 देश मौजूद हैं यूएन के अंदर, तो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रतिनिधित्व उतना ही रखा जाए, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज उन देशों के अनुपात में यहां प्रतिनिधित्व क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए, और स्थायी सदस्य बढ़ने चाहिए। तो इस स्थायी सदस्यता के लिए दावा भारत का भी है। भारत अपना दावा करता है कि हमें सदस्य बनाया जाए, स्थायी सदस्य बनाया जाए। और सामान्य तौर से भारत की जो छवि है, हमने आपसे पहले कहा था कि हमने अपनी छवि को आदर्श और यथार्थवाद को मिश्रण करके बनाया। कुछ मामलों में हम अपने आदर्श से पीछे कभी नहीं हटे। हमने कभी किसी के साथ युद्ध के लिए पहल नहीं की, हमने कभी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई, हमने कभी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। 1-2 मुद्दे छोड़ दिए जाए तो कोई दावा भी नहीं कर सकता। हम शांतिपूर्ण हल के लिए विश्व की सभी समस्याओं के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। तो हमारी अपनी छवि वैश्विक ऐसी बनी हुई है कि जिस छवि में हमारा क्या रहा है, हमारा इस तरह का जो प्रभाव रहा है कि उसको लेकर एक सकारात्मक जो भाव है वो सभी देशों के मन में है। और इसलिए हर देश ये चाहता है कि भारत सदस्य के रूप में कहां पहुंच जाए, स्थायी सदस्य के रूप में इस सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच जाए। लेकिन इसके लिए समर्थन जुटाना पड़ेगा, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। यहां पर हमसे प्रतियोगिता करने में जापान भी शामिल है, जर्मनी भी है, ब्राजील भी है, और हमारा विरोध करने वालों में पाकिस्तान है। ये तो शामिल होने के लिए दौड़ लगा रहा है, और हमारा विरोध करने वालों में पाकिस्तान है, चीन है। तो हमें एक वैश्विक बड़े दबाव की आवश्यकता है। अगर एक बड़ा वैश्विक दबाव हो, माहौल बन जाए, तो यहां परिवर्तन की संभावना बढ़ जाएगी और भारत के लिए संभावना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्योंकि एशिया से 2 देश हो जाते हैं, भारत और जापान, जो अपने आप में क्या है, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि 2 देशों को एक साथ कैसे एंट्री दी जाए। और अगर एक देश को दी जाएगी तो जापान की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां बैठा चीन और यहां तक कि यूएस भी मन ही मन ये चाहता है कि भारत ना पहुंचने पाए। भारत थोड़ा आदर्शवादी टाइप का है, इसलिए भारत की उपस्थिति को लेकर बहुत खुश नहीं होता है। कोई भरोसा नहीं, भारत मना कर देगा कई ऐसे मुद्दों पर। अब वो कह रहा है कि हमको लगता है कि इस समय ईरान पे अटैक करना है, तो भारत मना कर रहा है, आदर्शवादी मामला है, कहेगा नहीं नहीं अटैक नहीं, वार्ता द्वारा सारा मामला हल होगा, हम है ना, हम जाएंगे बात करेंगे। तो मुद्दा ये होगा कि, और अच्छा, भारत के अंदर एक कला तो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, बस उसको एक जिम्मेदारी दे दी जाए। वो हमेशा कहेगा मीडिएटर के रूप में भारतीय सबसे आगे होता है, शादी कराने से लेकर और लड़ाई झगड़े को शांत कराने तक। मध्यस्थता करने के मामले में तो भारतीय प्रथम आएंगे। इतना अनुभव है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भेज दिया जाए तो सफलता तो गारंटेड है, कि निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे।
तो ये भारत के एकदम हित में है। तो भारत वाले अगर कहीं पहुंच गए तो जगह जगह निगोशिएशन करके कई समस्याएं खत्म कर देंगे, फिर यूएस और चाइना को पूछेगा ही नहीं कोई। तो इसलिए वो दोनों नहीं चाहते हैं कि पहुंचे। तो भारत दबाव बनाने के लिए किस मंच का प्रयोग कर सकता है? इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच का, और इसके माध्यम से दबाव बनवा सकता है और सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत सदस्यता के लिए इस मंच का प्रयोग कर सकता है। और अंतिम आप इस क्रम में जो बता सकते हैं वो क्या है? वो ये है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत क्या कर सकता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ मिलकर, जो इनके सदस्य हैं इनके साथ मिलकर क्या कर सकता है? साझा रणनीति बना सकता है। क्योंकि सामान्य तौर से कई देश ऐसे हैं जो स्वयं प्रभावित हैं और कई देश ऐसे हैं जो ईमानदारी पूर्वक इस आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो अगर ये सब मिलकर कार्य करेंगे तो वो कुछ देश जो हैं तो नाम के ही सदस्य, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनको दबाव बनाकर इस आतंकवाद को रोकने में कामयाब हो सकता है भारत। और भारत ने इस मंच पर लगातार अब क्या करना शुरू कर दिया? ये प्रचार करना शुरू भी कर दिया। 18वें सम्मेलन में तो खुलकर कहा था, जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे तो उन्होंने टेररिज्म को लेकर खुलकर बातें की थी और उसमें पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया था और कहा था कि हमें मिलकर सहयोग करना चाहिए ताकि हम आतंकवाद जैसी चुनौतियों को समाप्त करने में कामयाब हो सके। ये विश्व के लिए खतरे की बात है। और इसको अंत में जब घोषणा हुई, जब स्टेटमेंट आया था, तो उस स्टेटमेंट में यह बात शामिल की गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। तो एक सफलता थी भारत की, उस मंच से हमने उठाया और चीजें एक्सेप्ट की गई। इसके अलावा जो है, इस बार भी हमने इस मंच को छोड़ा थोड़ी ना। प्रधानमंत्री जी मौजूद हो, प्रधानमंत्री छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री ने धीमे से सारी बातों के बीच में बात कर रहे थे कोविड पे, और कोविड पे बात करते करते घुमा के ले गए मामले को टेररिज्म तक। बोल के ही दम लिया कि जब पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी से लड़ने में व्यस्त है, कुछ ऐसे देश हैं, बस उन्होंने शब्द थोड़ा संयमित प्रयोग किए, नहीं तो कहना तो ये कुछ ऐसे ढीठ देश हैं जो अभी भी आतंकवाद के बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रसार के लिए लगे हुए हैं। ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने। लेकिन हम सकारात्मक होकर सोचते हैं, इसलिए हम समस्या के बारे में बात करें जो इस समय विश्व के लिए एक बड़ा संकट बनी हुई है। तो स्टेटमेंट दिया, बताया कि कुछ लोग यही हैं, वो नाम ले ही लिया लेकिन कुल मिलाकर इंगित कर दिया कि पाकिस्तान है या आईएस की बात कर लीजिए, इराक सीरिया में जो संगठन है वो उसी काम में लगे हुए हैं कि हमें दुनिया को बर्बाद करना है। तो इसको इंगित किया और इसके लिए एक साझा रणनीति बनाने के लिए मंच बना सकता है गुट निरपेक्ष। और सबसे बड़ा प्रभाव आतंकवाद का आखिर इन्हीं देशों में है ही है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो भारत के लिए प्रासंगिकता इन सभी क्षेत्रों के संदर्भ में दिख रही है। और अंत में आप लिखेंगे, चूंकि भारत अगर नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है विश्व का, और विश्व के प्रमुख प्लेयर के रूप में उभरना चाहता है, विश्व की राजनीति को नव रूप देना चाहता है, तो भी यही गुट निरपेक्ष आंदोलन का मंच उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कहीं किसी अन्य संगठन में सदस्यता नहीं है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत को क्या कर सकता है? वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने में, वैश्विक प्लेयर बनने में, महत्वपूर्ण एक देश बनने में क्या कर सकता है? वो सहयोग कर सकता है। इतनी बड़ी संख्या में कहीं सदस्यता अन्य किसी संगठन में नहीं है सिवाय यूएन के। तो ये मंच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या कब आई? समस्या तब आई कि क्या भारत अब इस गुट निरपेक्ष आंदोलन से अपने आप को दूर करना चाहता है? इस तरह के प्रश्न उठने लगे। प्रश्न क्या आया? क्या भारत स्वयं को गुट निरपेक्ष आंदोलन से दूर करना चाहता है?
तो प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि 2016 और 2018 इन 2 वर्षों में लगातार भारतीय प्रधानमंत्री पीएम वो अनुपस्थित रहे। कहां से अनुपस्थित रहे? नैम की समिट से। नैम समिट से क्या रहे हैं? अनुपस्थित रहे। तब प्रश्न उठा कि क्या भारत इस आंदोलन से अपने आप को अलग करना चाहता है, संदेश देना चाहता है, और ये चाहता है कि अब भारत का अपना झुकाव वो अमेरिका की तरफ है और इसलिए अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन उसकी प्रासंगिकता का मुद्दा रहा नहीं, और इस तरह की बातें, चर्चाएं उठना शुरू हुई। तो अगर आप इन चर्चाओं के क्रम में सिर्फ इसी बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि पीएम नहीं गए, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दूर हो रहा है। तो ये अपने आप में उतना अच्छा निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। मान लीजिए आज तो वर्चुअल नैम में प्रधानमंत्री सीधे पार्टिसिपेट किए, और अगर वो नहीं कर रहे थे, 2 का जो अपने आयोजन हुए थे समिट से, तो भी ये निष्कर्ष निकालना उतना बेहतर विकल्प तो नहीं था। क्योंकि अगर 2018 में उपराष्ट्रपति जी के अपने पूरे जो उनका मैसेज था उसको ध्यान दिया गया होता, तो शायद इस तरह की बात निकल कर नहीं आती। ठीक है, संकेत आप निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजिकल भी होता है कि हमने जानबूझकर उपराष्ट्रपति जी को भेज दिया है। कई बार ये भी होता है कि हमारे यहाँ के भाई बहुत बौद्धिक लोग हैं, और इस बौद्धिक जो उनके अपनी बौद्धिकता है उसको क्या मिलना चाहिए? उसको स्पेस मिलना चाहिए, और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकें चीज़ों को, ऐसी कोई आशा हो। तो मैसेजिंग तो खैर ये होती है कि पीएम नहीं गए तो एक मैसेज क्रिएट होता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न नहीं बताया, अनुपस्थित हो रहे हैं, तो ये मैसेज तो क्रिएट होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। या तो हमने ये स्पष्ट कर दिया हो कि अब नैम की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं, इसलिए नैम को हम बेहतर संगठन नहीं मानते। अगर हम अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी उपयोगिता को समझते हैं, इस मंच की उपयोगिता को समझते हैं, इसकी प्रासंगिकता को समझते हैं, तभी हम जा रहे हैं, नहीं तो जाते ही नहीं। प्रधानमंत्री किसी दूसरे को ही क्यों भेजते? और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा। यूएन में नरसिम्हा राव के टाइम पर भारतीय प्रतिनिधि को जब भेजे जाने की बात आई तो सत्ता पक्ष से कोई नहीं गया, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के सदस्य थे उन्हें भेजा गया। और ये बहुत बड़ी बात थी कि विपक्ष का नेता वो यूएन की मीटिंग में शामिल होने आ रहा है, जबकि सामान्य तौर से यूएन में तो सत्ता पक्ष के लोग पहुंचते। अब इसका निष्कर्ष निकाला जाने लगे कि कोई गठबंधन चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, ये तो मीडिया का अपना काम है, एकेडमिशियंस का अपना काम है। वहां मूल बात थी कि अटल जी ज्यादा बेहतर तरीके से भारतीय हितों को प्रकट कर सकते हैं, इस बात पर नरसिम्हा राव जी ने विश्वास जताया और यह कहा कि भारत की तरफ से, पक्ष विपक्ष का मामला नहीं, भारत की तरफ से आप संदेश देने जाएं। तो यहां भी एक मुद्दा हो सकता है इस तरह का रहा हो। और उपराष्ट्रपति जी ने जाकर जो स्टेटमेंट्स दिए वो स्टेटमेंट स्पष्ट थे। पहली बात तो यह कहा है कि जो भी यात्रा आज तक की रही है, इस यात्रा में भारत अभिन्न अंग रहा है। तो इसके जन्म से लेकर भारत आज तक अभिन्न अंग है और इसका अभिन्न अंग बना रहेगा, स्टेटमेंट था। तो हमने कहीं यह नहीं कहा कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दूरी बनाने वाले हैं। इवन उपराष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि वर्तमान में जिस तरह से संचार साधनों का विकास हुआ है और देशों के मध्य दूरियां खत्म हुई हैं, उसे देखते हुए आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये ज्यादा महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा कि भारत अब ये चाहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वो पुराने द्वंद्व में ना फंसे कि रूस और यूएस वो क्या किए, कौन किसके साथ है। अब वो द्वंद्व खत्म हो चुका है। विश्व के सामने नवीन चुनौतियां हैं और इन नवीन चुनौतियों से निपटने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम उस दिशा में आगे बढ़ें।
ठीक, नवीन चुनौतियों में नैम की भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसे आतंकवाद का मुद्दा, जैसे पर्यावरण का मुद्दा। हम अब पुरानी बातों को छोड़ें और ना हम उस द्वंद्व में फंसें कि कौन रूस से सहायता ले रहा है, कौन अमेरिका से ले रहा है, किसका आर्थिक व्यापार किसके साथ जा रहा है, यह सब नहीं मामला होना चाहिए। अब हमें नई समस्याओं की तरफ देखना होगा और इन नई समस्याओं के निराकरण के लिए मिलकर एक संयुक्त प्रयास करने होंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो हमारी सामान्य समस्याएं हैं, जो ऑलमोस्ट कॉमन समस्याएं हैं, वो कॉमन समस्याओं पर हमें काम करना होगा, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे आधारभूत संरचना, गरीबी। इन सब के लिए हम मिलकर प्रयास करें कि कैसे अपने देशों से इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरत आज की है कि हम निर्भरता विकसित देशों पर कम करें और दक्षिण सहयोग को बढ़ाएं, और इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक, अब देखिए, आपके सामने अगर प्रश्न आया तो आपको सिर्फ उपराष्ट्रपति जी के नाम को हटा देना। अगर सीधे ये पूछ रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर भारत का झुकाव कैसा दिख रहा है, तो आपको कहना है कि भारत का जो अपना स्टैंड है वो यही है कि नवीन चुनौतियों के लिए भूमिका महत्वपूर्ण है। आज संचार साधनों के विकास से क्या हो गया है, संचार साधनों के विकास के बाद आज देशों की दूरियां कम हुई हैं और एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है। इसमें नैम देश एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए नैम देशों का सहयोग बहुत आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं के लिए दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नैम बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिससे विकसित देशों से हम अपना भार कम कर सके। भारत इसी सोच के साथ आगे कार्य कर रहा है, तो भारत का झुकाव लगातार नैम की तरफ है। और 18वें सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जी ने इन सभी बातों को इंगित भी किया था। और 19वें समिट में, 19वें सम्मेलन में, 19वीं बैठक में जो वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसी दिशा में कहा था, और कहा था आर्थिक सहयोग और मानव कल्याण दोनों साथ साथ चलाने होंगे, जिसमें नैम की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसके लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता है। तो भारत लगातार, अगर हम 18वें और 19वें सम्मेलनों को में भारत के वक्तव्य को देखें, तो भारतीय वक्तव्य, भारतीय तरफ दिया गया जो स्पीच थी, भाषण थी प्रतिनिधियों द्वारा, चाहे वो उपराष्ट्रपति रहे हों, जो प्रधानमंत्री रहे हों। प्रधानमंत्री ने तो हमने पहले भी चर्चा की, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि विश्व व्यवस्था को बदलने की, वैश्वीकरण के इस पूरे स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है, और इसमें नैम की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती है। तो पूरा ढांचा ही बदलना पड़ेगा वैश्विक व्यवस्था का। तो भारत की तरफ से तो लगातार, चाहे उपराष्ट्रपति प्रतिनिधि रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हो, नैम को महत्वपूर्ण बताते हुए काम कर रहा है। तो आज भी भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को महत्वपूर्ण मानता है, और वो कारण भी बता सकते हैं भाई कि ये कारण हमारे सामने हैं कि हिंद महासागर में हितों को देखते हुए, आतंकवाद के मुद्दे को देखते हुए, चीन को प्रतिसंतुलित करने के मुद्दे को देखते हुए हम इसके महत्व को नकार नहीं सकते। तो इसलिए भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अब इस पूरे के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह समझना होगा कि आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है। तो यहां आप क्या करेंगे, एक संगठन के तौर पर सुझाव देखिए क्या क्या होगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए, नैम के लिए सुझाव। तो एक संगठन के तौर पर बेहतर बनाने के लिए इसका अपना सचिवालय बनाया जाए। दूसरा, साझा हितों की पहचान करके, साझा हितों की पहचान की जाए। साझा चुनौतियों से निपटने के लिए
एक रोड मैप बनाया जाए, मतलब किस तरह से काम करना है उस पर ध्यान दिया जाए। तो एक रोड मैप बने और समय समय पर इसका क्या किया जाए, मूल्यांकन होता रहे कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या करना बाकी है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाए। दिक्कत वाली बात यह है कि कुल मिलाकर करीब करीब आप मान के चलिए 60 सालों में कुल 20 बैठक हुई हैं, 19 ही हुई हैं, बल्कि 20 भी नहीं पूरी हो पाई। 2020 तक आते आते लगभग 59 साल हो गए। 2021 में हम 60वां जो इसका स्थापना दिवस है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वो मना रहे होंगे। और 2021 तक में अगर हमने वो उस समय बैठक की तो कुल 20 बैठक हुई। तो आप मान के चलिए 60 साल में कुल 20 बैठक, यानी 3 साल में एक बैठक हो रही है। तो यह अपने आप में बहुत बुरी बात है। तो इसकी वार्षिक बैठक आयोजित हो, पहले तो यह निश्चित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। और दूसरी बात यहां पर क्या है, दूसरी बात यहां पर यह है कि बैठक भी विभिन्न स्तरों पर हो। जैसे राष्ट्राध्यक्ष स्तर की बैठक, मंत्री स्तरीय बैठक, और इसके अलावा जैसे प्रशासनिक स्तर की बैठक। तो इससे क्या होगा, योजनाएं बनाना, क्रियान्वयन, उसकी समस्याएं, चुनौतियां और उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर ले जाकर सफल बनाना, इन सब पर सिंक्रोनाइजेशन होगा। तो इससे क्या होगा, एक कोई रणनीति बनेगी तो ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर एक पूरा प्लान क्रिएट हो जाएगा। तो किसी भी संगठन के लिए जरूरी होता है कि बैठक विभिन्न स्तर पर होती हो। तो जब पहले क्या होनी चाहिए, राष्ट्राध्यक्ष स्तर की बैठक, फिर मंत्री स्तरीय बैठक। अब रक्षा से संबंधित मामला है तो रक्षा मंत्रालय के सारे रक्षा मंत्री बैठ के बात कर रहे हैं। वित्त वाला मामला है तो वित्त मंत्री सभी देशों को बैठ के बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों की योजनाएं बेहतर तरीके से बनेंगी और आगे कार्य करेंगे। साल भर में कई बैठकें होंगी, एक बैठक राष्ट्राध्यक्ष की होगी, एक बैठक मंत्री स्तरीय होगी, प्रशासनिक स्तर की होगी। तो जब कई बार बैठक होगी तो धीमे धीमे ये संगठन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब को हमें क्या करना होगा, सुधार करना होगा, तो हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट इस नैम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भारत क्या करे, इन सुझावों को वहां लागू कराने में अपनी भूमिका निभाए और भारत इससे लाभ हासिल कर सकेगा। तो यह आपका पूरा गुट निरपेक्षता और गुट निरपेक्ष आंदोलन से मामला था। अब यहां एक अंतिम आपका संक्षिप्त में चीज रह जाती है, वो ये कि गुट निरपेक्षता नीति का क्या किया जाए। देखो ये सब तो आंदोलन का मामला था। अब एज अ पॉलिसी क्या गुट निरपेक्षता अब उपयोगी है। तो हमने आपसे कहा था कि भाई हमारा काम सिर्फ इतना है कि सभी गुटों से दूरी बनाकर सही और गलत में सही का चुनाव करना है। तो हम आज भी किसी सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं है, विश्व के किसी एक संगठन का एक हिस्सा नहीं है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में संभव है भी नहीं। तो नीति तो हमारी आज भी यही होनी चाहिए कि हम क्या करें, सभी से दूरी बनाए रखें। दूरी का सेंस ये नहीं है कि हम ना तो आर्थिक सहयोग लेंगे ना तकनीकी सहयोग लेंगे। दूरी का अर्थ यह है कि हम कोई सैन्य संगठन उसमें शामिल नहीं होंगे, हम किसी स्थायी संघर्ष में शामिल नहीं होंगे। तो ना तो हम नाटो के सदस्य बनने वाले हैं, ना हम कोई चीन और रसिया का खेमा है एससीओ उसके सदस्य के रूप में अपने आप को उस रूप में देख रहे हैं कि हम यूएस विरोधी हैं। यूएस ने हमसे कहा तुम रूस से हथियार नहीं खरीदोगे, हमने कहा यह नहीं होगा। एससीओ और चाइना लाख दबाव डाल लें कि आप यूएस से संबंध नहीं रखेंगे, यह भी नहीं होगा। तो हम अपनी नीति पर कायम हैं। हम किसी ग्रुप के सदस्य इस शर्त पर नहीं है कि हम दूसरे समूह के साथ या किसी देश के साथ अपने संबंधों को उनके हिसाब से तय करेंगे। यह हमारी संप्रभुता के विरुद्ध है। तो हम आज भी नीतिगत मामलों में दूरी बनाकर चलते हैं और सही और गलत में सही के साथ खड़े होंगे, और हमने करके दिखाया। हमने इजराइल के साथ संबंध बनाया, यूएस को पूरा भरोसा हो गया कि इजराइल के मामले में तो अब भारत हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन फिलिस्तीन के मुद्दे पर जब मामला आया तो हमने अगेंस्ट में वोट किया। यूएस और इजराइल दोनों को लगा था कि हम साथ में खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े हैं, और स्पष्ट कर दिया ऐसे मुद्दों पर हमारी सोच बहुत क्लियर है। तो एज अ नीति तो यह हमारा अभिन्न अंग था और भविष्य में भी जारी रहेगा। संबंधों में अपने लाभ हानि राष्ट्रहित हम हमेशा से देखते आए हैं, लेकिन किसी देश के विरुद्ध संघर्ष करते समय किसी गुट के साथ खड़े हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहां तक कि भारत ने, मनोहर पर्रिकर साहब जब गए थे, जीवित थे, और जब उन्होंने इस पर चर्चा की, जब नाटो का उनको ऑफर आया कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है, उसमें नाटो के साथ मिलकर भारत क्या करे, भारत संघर्ष करे, भारत ने इसे खारिज कर दिया, मना कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि भारत यूएन के अधीन अगर कोई संघर्ष किया जाएगा, कोई इस तरह का क्रिएट किया जाएगा संगठन, तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नाटो के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हमारी तरफ से एकदम क्लियरिटी आती है कि हम गुट निरपेक्षता की इस नीति को छोड़कर नहीं चल रहे। आर्थिक हितों को देखते हुए और या सैन्य हितों को देखते हुए तो हम तो रूस से भी हथियार खरीद रहे हैं, हम फ्रांस से भी खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं। आर्थिक लाभ होंगे, और चाइना अगर हमसे 1 to 1 किसी द्वंद्व में नहीं फंसेगा, हम चाइना के साथ व्यापारिक गतिविधि बढ़ाएंगे, हम यूएस के साथ भी बढ़ाएंगे। हम तो चाहते हैं हम चीन के साथ गतिविधि बढ़ाएं, बढ़ा ही रहे थे। ऐसा तो है नहीं हम चीन पर किसी प्रकार का बैन पहले लगा रहे थे, लेकिन चीन उसका प्रयोग हमारे विरुद्ध करने लगे, हमारी खुफिया जानकारी निकालने के लिए करने लगे, हमें खतरा पैदा करने लगे संप्रभुता को, तब हम निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। तो रूस आज व्यापार कर रहा, तो हमने कहां मना किया कि हम रूस के साथ व्यापार नहीं करेंगे। रही बात झुकाव की, तो झुकाव कभी रूस के साथ था और कभी अमेरिका के साथ होगा। यह तो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और उसमें प्राथमिकताएं तय की जाती हैं कि कैसे आज की डेट की प्राथमिकताएं हमारी दिखाई दे रही हैं। तो हम गुट निरपेक्षता के संदर्भ में क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि नीति के रूप में भी इसकी हमने अभी छोड़ा नहीं है, एज अ नीति ये चल रही है। किसी के साथ संबंध आर्थिक क्रिएट कर देना, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम नीति को छोड़कर अब उसके साथ बढ़ गए। नीति आज भी बदस्तूर जारी है, वैसे ही जारी भविष्य में भी रहेगी। हम सबके साथ समान दूरी बनाते हुए सही और गलत में सही के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हुए हैं। ये हमारी निरंतरता का मामला है, ये कंटिन्यूएशन का मामला है। ठीक, तो इस तरह से आपका पूरा गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या हो जाता है, वो बाइंड अप हो जाता है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपको एक उत्तर लेखन का आइडिया मिल सके। प्रश्न है, गुट निरपेक्षता क्या है? क्या आप मानते हैं कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो चुका है? तो अब यहां पे प्रश्न के 2 खंड हैं। पहला खंड आपका क्या है? पहला खंड आपका क्या है? पहला खंड आपका है कि गुट निरपेक्षता क्या है। तो पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे, प्रश्न जो पूछा उत्तर उसी का लिखेंगे। और आप अब तक तो ये बात सीख चुके होंगे कि पहले प्रश्न को ठीक से पढ़कर और जो मौलिक चीजें हैं उस पर निशान लगा लेना चाहिए। तो प्रश्न पूछा है गुट निरपेक्षता क्या है। अब कई लोग क्या करेंगे कि सीधे गुट निरपेक्ष आंदोलन पे कूद पड़ेंगे और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है और शुरू कर देंगे कि बांडुक सम्मेलन में पहली बार 10 सिद्धांत आए थे और इस 10 सिद्धांतों को स्वीकार किया कई देशों ने। अंत में 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में क्या हुआ, 5 देश जिसमें भारत शामिल था उसने मिलकर, और कई लोग तो वो पूरा सुकर्णो उकर्णो सबका नाम तक, टीटो नासिर सबका नाम क्या कर देंगे, वो वहां पर एकदम टिप देंगे कायदे से और बस पहला पैराग्राफ कंप्लीट। और जिसने जिसने ये किया उसका पहला पैराग्राफ पे तो 0 नंबर मिला। 0 मिलता 0। कॉपी को नीला करने का, काला करने का कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी है, एमए का पेपर नहीं चल रहा है जिसमें कुछ भी लिख दिया तो नंबर मिल गया। यूपीएससी काटता है और सीधे नंबर देता है 0। किसका मतलब कुछ पता होता नहीं है, फालतू बातें इधर टहला रहे हो, टहलाने के नंबर एमए बीए में मिलते हैं। ठीक, अब इसने पूछा है गुट निरपेक्षता, तो पहला आपको बताना पड़ेगा गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्षता एक सिद्धांत है जो कब आया था,
शीत युद्ध के दौरान आया था। और शीत युद्ध के दौरान ये इस बात के लिए इसको लाया गया था कि दोनों गुटों से, जो कि उस समय के, आप इसको स्पष्ट करेंगे, दो गुट थे, और एक यूएस के नेतृत्व में था जो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, दूसरा यूएसएसआर के, सोवियत संघ के नेतृत्व में था जो कि साम्यवाद का समर्थक था, और ये विश्व में अपना प्रभाव बनाना चाहते थे। तो 9 स्वतंत्र देशों ने दोनों गुटों से दूरी बनाने का निर्णय लिया। इसी को नाम दिया गया गुट निरपेक्षता। ठीक, तो पहले पैराग्राफ में गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करना है। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई बात नहीं है, गुट निरपेक्षता को स्पष्ट कर देना है। अब ये भूमिका भी आपकी हो गई, चूंकि प्रश्न 2 भाग में है इसलिए आपको भूमिका लिखने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला पैराग्राफ लिखते लिखते अपने आप भूमिका कंप्लीट हो जाती। क्या आप मानते हैं कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया? तो हमने जो आपको बांचा था वही से शुरुआत करिएगा। पहला पैराग्राफ भूमिका के बाद का पैराग्राफ चेंज करेंगे, आएंगे और फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था, तो आप कहेंगे चूंकि वर्तमान में वैश्विक व्यवस्था एक ध्रुवी मानी जाती है, हालांकि अब ये बहुध्रुवी व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है, परंतु गुटी राजनीति समाप्त हो चुकी, यह निश्चित है। अतः यह माना जाता है, ऐसा दावा किया जाता है, आपका कोई लेना देना इस बात से नहीं है इसलिए आप ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा दावा किया जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इस वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप नहीं रहा और यह अप्रासंगिक हो गया। तो ये तो कहने वाले कह के गए हैं, तो इस पैराग्राफ के बाद आप लिखेंगे कि ये सब दावा किया जा रहा है ऐसे ऐसे स्थितियों के कारण कि सोवियत संघ का पतन हुआ, पतन होने के बाद अमेरिकी प्रभुत्व आया, अमेरिकी प्रभुत्व के बाद बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की संकल्पना जन्म लेती दिखाई दी। इन सब परिस्थितियों के कारण यह कहा जा रहा था कि यह अप्रासंगिक हो चुका है और इसका कोई अर्थ अब नहीं रह गया। फिर अगला पैराग्राफ आएंगे, सेकंड पैराग्राफ पे। अब क्या करेंगे क्या? आंसर लिखेंगे और क्या करेंगे? आंसर में अब इसका काउंटर, क्योंकि आप मानते हैं कि नहीं ये बताना है, तो आप कहेंगे परंतु यह दावा सत्य नहीं है, और अपना विचार देंगे कि क्यों सत्य नहीं है। तो आप बताएंगे कि भाई वर्तमान में नव शीत युद्ध के खतरे हैं, नव शीत युद्ध के खतरे हैं, और उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल, चीन और रसिया एक खेमे में और अमेरिका दूसरे खेमे में, और इनके बीच कई मुद्दों पर युद्ध जैसी स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। एग्जाम्पल ब्रैकेट वेनेजुएला, सीरिया, उसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस वेनेजुएला, सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ चाइना सी उदाहरण के लिए। तो अपने आप एग्जामिनर को पता है कि सब जगह ये चल रहा है, इसका मतलब आप समझदार आदमी है, समझते हैं इस बात को। ठीक, साम्राज्यवाद, अब यहां थोड़ा सा लिखेंगे नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के खतरे। तो इसके पहले थोड़ा स्पष्टीकरण दे देंगे, कैसे? संक्षिप्त में लिखते हुए। संक्षिप्त में क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि वर्तमान में अमेरिका और चीन आर्थिक सहयोग या मानवाधिकार लोकतंत्र के नाम पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर राजनीतिक सत्ता पर भी नियंत्रण का प्रयास कर रहा है और वहां के आर्थिक संसाधनों का संदोहन भी अपने हितों के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी दशा में नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के खतरे बढ़ते दिख रहे हैं, तो इनके कारण भी प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है। ठीक, फिर हाँ, आर्थिक संगठन है उनके संदर्भ में, और अंतिम में आप क्या लिखेंगे? अंतिम में आप लिख देंगे आर्थिक संगठनों के अतिरिक्त जो आपके पर्यावरणीय मुद्दे, आतंकवाद का मुद्दा, इन संदर्भों में भी, और महामारी जरूर वर्णन करेंगे क्योंकि महामारी के दौर से आप गुजर चुके हैं।
तो प्रासंगिकता दिखाई देती। फिर आप अंतिम में वही जो हमने बांचा था कि कोई भी आंदोलन अप्रासंगिक नहीं होता है, उद्देश्य बदलते हैं और उद्देश्यों के बदलने के साथ उन चुनौतियों के लिए समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज नवीन चुनौतियों के संदर्भ में भी प्रासंगिक दिखाई देता है। आवश्यकता है कि इसे ज़्यादा संगठित किया जाए, इस संगठन को मजबूत किया जाए और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए। बस आंसर खत्म, बात खत्म हुई। तो इस तरह से आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम यहाँ बाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी निःशस्त्रीकरण के साथ। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।